मुझे अभी लगता है कि वो मेरी गलती थी। आप मल्टीटास्क करो यार। आपने स्टार्ट किया कास्टिंग डायरेक्टर से, देन यू बिकम अ क्रिएटिव हेड, एंड देन यू बिकम अ राइटर एंड डायरेक्टर। सो आपकी 3 अलग अलग जर्नी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कास्टिंग की। मैं कहीं से आया नहीं, ना मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोया, ना मैं कहीं स्ट्रगल किया, और फील्ड से मेरा कोई रिलेशन था नहीं। मैं गलती से फील्ड में आ गया। बीइंग अ न्यू कमर, बॉम्बे में आप नए नए आए थे, इतनी यंग एज में, मेरे ख्याल से 20-21 साल की आपकी उम्र रही होगी। जी जी जी, आई वाज तो वेरी यंग। हाँ, करेक्ट। पर इतने कम उम्र में इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े स्टार कास्ट का आपने शो प्रोड्यूस किया, बहुत बड़ी बात। पहले के कास्टिंग प्रोसेस में और आज के कास्टिंग के प्रोसेस में तुम्हें कुछ फर्क लगता है कि पहले ऐसा होता था या अभी भी सब कुछ सेम ही है? सबसे पहले तो थोड़ा सबको बताइए कि अभया क्या है? अभया का थॉट कहाँ से आया? अनडाउटली स्टोरी बहुत अच्छी है। जिन जिन लोगों ने स्टोरी सुनी, फिल्म देखी, कहानी लोगों को बहुत पसंद आई, फिल्म की कास्टिंग बहुत अच्छी हो गई, फिल्म का म्यूजिक लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। एज ए डायरेक्टर, आर यू सेटिस्फाइड विद द फिल्म? अभी जो मेरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई है, ट्रेंडिंग लव तेलुगु फिल्म है। दोस्तों, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि क्यों ना कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पे मैं अपने उन लोगों से मिल सकूं जिनके साथ में मैंने पहले काम किया, या फिर मैं अभी काम कर रहा हूं, या मैं जिनके साथ में काम करने वाला हूं। चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो कोई फिल्म हो, चाहे वो कोई सीरीज हो या कोई वीडियो सॉन्ग हो, हर प्रोजेक्ट के पीछे उसकी एक कहानी होती है। डायरेक्टर्स जब वो सीन डायरेक्ट करता है तो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। राइटर्स जब एक सीन लिखता है तो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो सब चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। इस चैनल पे हम लोग पॉडकास्ट करेंगे, इंटरव्यूज करेंगे, बिहाइंड द सीन्स भी करेंगे, एंड ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे, सो दैट मैं आपके साथ में डायरेक्ट कनेक्ट हो पाऊँ। मेरे सीरियल का एक डायलॉग है, जो बात दिल से निकलती है वही बात सामने वाले के दिल तक पहुँचती है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं हर बात दिल से करूँ ताकि वो बात सामने वाले के दिल तक पहुंचे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उनके साथ में मेरा कनेक्शन काफी पुराना है। He was a casting director, then he became a creative director, and today he is a writer and director. Mr. यूसुफ सूरती, जिनको मैं यूसुफ भाई करके बुलाता हूँ। वेलकम टू माय शो आरएजी कनेक्ट। यूसुफ भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू रुपेश जी, आपने आपके पहले एपिसोड में मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। कुछ याद है कब मिले थे पहली बार हम? 2004 में, जब आपके द मोस्ट पॉपुलर शो मिस इंडिया की कास्टिंग चल रही थी, तब आपका मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ था, और तब से ये सिलसिला अभी तक 2025 तक चल रहा है, मुझे अच्छे से याद है। So, मतलब हमारे कनेक्शन को 25 साल हो गए, ऑलमोस्ट 2004 से 2025। नए कनेक्शन की अगर आप बात करोगे तो मुझे लगता है उससे भी पहले से मैं आपको जानता हूँ। क्या बात कर रहे हो? बट हमारी कहीं मुलाकात नहीं हुई थी। अच्छा। एक बहुत बड़े शो की हम कास्टिंग करे थे, जब मैं संजय वाधवा प्रोड्यूसर के साथ था। तो थीफ ऑफ बगदाद की हमने कास्टिंग चल रही थी, एक बहुत बड़े प्रोडक्शन में मैं एज अ कास्टिंग डायरेक्टर काम करता था। वहाँ पहली बार आपका जिक्र उठा था और पहली बार आपके बारे में मुझे पता लगा। तब आपने एक शो प्रोड्यूस किया था, गुल सोनोबर। वहाँ पे वो तो बहुत पुरानी बात है। हाँ, मतलब वो तो 2000 की बात कर रहे हैं आप। करेक्ट। बहुत बड़ा शो था, कॉस्ट्यूम ड्रामा था, बड़े बड़े स्टार कास्ट थे, रंजीत, सईद जाफरी, बिंदु दारा सिंह, आसिफ शेख, भाभी जी घर पे है। मतलब मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को अपने कोई एक्टर छोड़ा नहीं था, इंडस्ट्री के हर बड़े एक्टर उस गुल सरोवर में थे। वहाँ पहली बार आपका मेरा इनडायरेक्टली कनेक्शन था एक तरीके से। वहाँ से मैंने पहली बार आपका नाम सुना था कि कोई रुपेश गोयल है, जो गुजरात से एक लड़का आया है, यंग डायनामिक प्रोड्यूसर है, और बहुत बड़ा शो प्रोड्यूस कर रहा है गुल सरोवर।
काफी बड़ा शो तो वो था वो टाइम पे, काफी बड़े एक्टर्स, हालांकि वो मेरा पहला शो था जो मैंने प्रोड्यूस किया था। मुझे कोई एक्सपीरियंस था नहीं एज ए प्रोड्यूसर काम करने का, बट वो होता है ना कभी कभी आप कुछ चीजें कर लेते हो, तो वो बस हो गया था वो। बट हाँ, मिस इंडिया के बारे में मुझे पूरा पता है। हमारी सीरियल की टेलीकास्ट डेट आ चुकी थी, करेक्ट, बट कास्टिंग नहीं हुआ था। आई नो। और हम लोग सब परेशान थे कि ये कैसे होगा। अब कास्टिंग है नहीं, आपने टेलीकास्ट डेट कंफर्म है, और वो टाइम पे हम लोग सब बहुत पैनिक थे। मुझे लगता है वो टाइम पे जो जहाँ पे आप काम करते थे, जिस एजेंसी में आप काम करते थे, वो काफी मतलब काफी बड़ी एजेंसी हुआ करती थी, और Correct. सब लोग मतलब काफी नाम था कि कुछ नहीं है तो कम से कम वहां पे आपको कास्टिंग हो जाएगा। करेक्ट, तो मैं तो बहुत जगह पे अपने हाथ पैर मार रहा था, बट फिर भी मैंने बोला कुछ भी करके आओ। तो मुझे वो याद है, पहली बार आप मेरी ऑफिस में आए थे, मेरा ऑफिस पाटलिपुत्र में था, करेक्ट, जहाँ पे आप मुझे आए थे, और हम लोग ने हालांकि वो कास्टिंग तुमने कर दिया था जिसके लिए हम लोग परेशान थे। मैं जब आया था काफी लड़कियां बाहर स्क्रिप्ट लेके बैठी थी जी, मुझे लगता है नीचे तक लंबी लाइन लगी हुई थी, और मुझे लगा यहाँ तो इतनी भीड़ लगी हुई है, क्या कास्टिंग होगी, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। लेकिन बहुत मजा आया कास्टिंग में, और बहुत डिफिकल्ट टाइम था, वो लीड एक्टर्स ढूंढ रहे थे हम लोग। काफी डिफिकल्ट टाइम में तुमने हेल्प किया था, तो इसीलिए मेरा कनेक्शन काफी स्ट्रांग, मुझे वो टाइम से हमारा बॉन्डिंग काफी अच्छा हो गया था। मिस इंडिया की कास्टिंग से हम जुड़े थे जी, उसमें मैंने काफी प्रोमिनेंट लीड एक्टर्स मैंने कास्ट किए थे। किसका किसका कास्टिंग तुमने किया था यार? मुझे लीड तो इतना याद नहीं एक्टर है। उसमें राहुल नंदा एक लीड एक्टर था। अरे वो तो वन ऑफ द लीड था, मतलब फिर प्रॉपर। हाँ, फरीदा दादी एक मदर थी। जी जी जी। और सपोर्टिंग एक्टर्स में काफी थे। हाँ, और मुझे याद है बाकी तो कास्टिंग सब बड़े सेलिब्रिटीज थे इसमें, शिल्पा शिंदे जो बिग बॉस की विनर, विनोद कामली क्रिकेटर को आपने हाँ जी, क्या था, दलीप ताहिल उसमें थे। This is the thing, baby. This is identity. बाकी जो नई कास्टिंग थी उसमें आपकी हेल्प की थी हमने, वो कास्टिंग हमने की थी। बट मजा आया, और मुझे खुशी की बात है कि शो आगे जाके एक बहुत बड़ा सक्सेस हुआ। आज भी लोग मिस इंडिया को याद करते कि मनूंगी मिस इंडिया को। वो पहले मिस इंडिया था, हाँ, बाद में वो कुछ टाइम के बाद में दूरदर्शन ने उसको हमारी कैटेगरी चेंज हो गई थी। पहले हमारा सीरियल स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में था, बाद में वो शो इतना सक्सेसफुल रहा था कि दूरदर्शन की कैटेगरीज चेंज हो रही थी वो टाइम पे, और वो हो गया था सेल्फ फाइनेंस स्कीम। करेक्ट। तो वो डीजी ने मुझे स्पेशली बुलाया, और उन्होंने बोला कि अब ये एपिसोड से ये कैटेगरी में सीरियल टेलीकास्ट होगा। ओके ओके। तो जब वो कैटेगरी चेंज हुआ तो फिर उनको ऑफिशियली वो नाम को चेंज करना पड़ा। तो एक्चुअली देखने जाए तो उस सीरियल के दो नाम हैं, कुछ लोग उसको मिस इंडिया के नाम से जानते हैं, और कुछ लोग ने जो लेट देखना शुरू किया होगा वो जानते हैं मैं बनूंगी मिस इंडिया। करेक्ट करेक्ट। तो ये मिस इंडिया का, बट नॉर्मली लोग मिस इंडिया ही कहते हैं, मिस इंडिया कहते हैं, क्योंकि एक ही उस टाइटल से शायद एक ही अपने इंडिया में शो बना है। जी जी, वो टाइम की उसकी टीआरपी काफी ऑलमोस्ट नंबर 1 पे टीआरपी था, और सारे एक्टर्स भी काफी अच्छे ही थे और काफी फेमस हो गए थे। मतलब हमारे लिए बेस्ट पार्ट क्या था कि प्राइवेट चैनल की कास्टिंग बहुत कर रहे थे। हाँ जी, प्राइवेट चैनल में कास्टिंग करना बहुत टफ होता है। हाँ, चैनल के अप्रूवल्स लो, क्रिएटिव के अप्रूवल्स लो, प्रोड्यूसर के अप्रूवल्स लो, डायरेक्टर के अप्रूवल्स लो, और सर चैनल नाग की तरह आपके सर में बैठा होता है। और डीडी में ये प्लस पॉइंट थी जो आपके साथ काम करने में, वहां सिर्फ आपकी अप्रूवल चाहिए थी। बाकी दूरदर्शन में इतना डिफिकल्ट नहीं होता है कास्टिंग करना। ऐसा नहीं था, दूरदर्शन भी बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था। ओह अच्छा अच्छा। इंटरफेरेंस उन लोग का भी था। अच्छा। बट क्या होता है जब एक शो परफॉर्म करता है ना, एक लेवल तक वो शो की टीआरपी आ गई है, शो जब बराबर चल रहा है, तो फिर मुझे लगता है कोई इंटरफेरेंस करना बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि नहीं अब सही चल रहा है, इसको मत छेड़ो। ओके। तो वो चाहे वो दूरदर्शन हो, चाहे मुझे लगता है वो प्राइवेट चैनल हो, जहां पे जब वो टीआरपी पकड़ती है और जब वो शो चलता है, वहां से इंटरफेरेंस लगता है, मुझे लगता है चैनल का कम होता है। हालांकि दूरदर्शन का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे बहुत सपोर्ट मिला, कभी इंटरफेरेंस नहीं किया, मुझे काफी फ्रीडम मिला था काम करने का। अच्छा। चाहे वो क्रिएटिव फ्रीडम हो, चाहे वो कास्टिंग का फ्रीडम हो, तभी जाके वो शो मुझे लगता है कि काफी अच्छा वो
चला और बना भी। चंडेल को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इस एड को लेकर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद में मैंने दूरदर्शन में इतना काम किया कि मुझे उसकी इतनी आदत लग चुकी थी कि उसके बाद में मैं कोई और सीरियल और कोई प्राइवेट चैनल पे सीरियल में कर ही नहीं पाया। नहीं, एक टाइम तो ऐसा था कि दूरदर्शन मतलब रुपेश गोयल दूरदर्शन का किंग बोला जाता था, जैसे मुझे याद है। मुझे तो पता नहीं ये सब, बट इतने शोज आपने किए, मिस Correct. इंडिया, एयर होस्टेस, डिटेक्टिव वागले। नहीं, गुल सनोवर लेवल का जो शो आपने बनाया था वो उस जमाने में सिर्फ बड़े प्रोडक्शन हाउस ही बना पाते थे, जैसे रामानंद सागर, बी.आर. चोपड़ा, जिनके साथ मैंने काम किया है, और बड़े बड़े चैनल जैसे निर्जा गुलेरी है, ये बड़े प्रोडक्शन ही इस तरह के शोज प्रोड्यूस कर पाते थे। यमन के जादूगर आमरी को पूरी हिफाजत के साथ यहाँ लाने का बंदोबस्त हमने कर दिया है। बट बीइंग अ न्यू कमर, बॉम्बे में आप नए नए आए थे, इतनी यंग एज में, मेरे ख्याल से 20-21 साल की आपकी उम्र रही होगी। जी जी जी, आई वाज वेरी यंग। हाँ, बट इतने कम उम्र में इतने बड़े लेवल पे इतने बड़े स्टार कास्ट का आपने शो प्रोड्यूस किया, बहुत बड़ी बात। कसम, हमें जंग का खौफ नहीं, हम तो शहजादों की हिमाकत का खौफ ज़दा हैं। मुझे अभी लगता है कि वो मेरी गलती थी। ओह, क्यों? इतना बड़ा शो बना दिया था, बहुत इन्वेस्टमेंट भी हो गया था, बट इस फील्ड में आने से पहले आपको कुछ नॉलेज होना जरूरी है। करेक्ट। ठीक है, जब आपके पास नॉलेज नहीं होता है और आप, क्योंकि इस फील्ड में भी हर चीज सीखनी जरूरी है। करेक्ट। चाहे वो डिपार्टमेंट कोई भी हो, चाहे वो क्रिएटिव डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो। बट जब मैंने ये शुरू किया था तब मुझे किसी चीज का नॉलेज नहीं था। ओके। और मैंने स्टार्ट कर दिया था। ओके। और उसके बाद में बहुत एक्सपीरियंसेस हुए, कुछ अच्छे हुए, कुछ बुरे भी हुए। गुल सनोवर के बारे में हम लोग काफी बातें बहुत अलग एपिसोड्स में करेंगे। हाँ, करेक्ट। अभी मुझे तुम्हारे बारे में ये जानना है यूसुफ भाई के, आपने यार बहुत, आप मल्टीटास्कर हो यार। आपने स्टार्ट किया कास्टिंग डायरेक्टर से, देन यू बिकम अ क्रिएटिव हेड, एंड देन यू बिकम अ राइटर एंड डायरेक्टर। सो आपकी 3 अलग अलग जर्नी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कास्टिंग की। कास्टिंग जो है वो मुझे लगता है कि ये पूरे प्रोसेस का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। लगता है इजी है पर वो होता नहीं है। हाउ यू बिकम कास्टिंग डायरेक्टर? देखिए, कास्टिंग डायरेक्टर बनने का कोई कोर्स होता नहीं है, ना ही कोई एक्टिंग, जैसे एक्टिंग के लिए आपको एक्टिंग स्कूल जाते हो, हर डिपार्टमेंट के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। कास्टिंग का कोई इंस्टीट्यूट या कोई स्कूल तो होता नहीं है। इसमें आपको एक क्रिएटिव सेंस होना चाहिए कि जो आप कास्टिंग कर रहे हो, जैसे स्क्रिप्ट का एक कैरेक्टर बताया जाता है कि पर्टिकुलर कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर में कौन सा एक्टर फिट होगा, उसका एक जजमेंट, एक होता है सेंस होना चाहिए। वो हर किसी में नहीं होता है, और ये एक्सपीरियंस से आता है। कास्टिंग डायरेक्टर मैं बाय डिफॉल्ट बना, ऐसा कोई कोर्स करके तो नहीं आया था। मतलब मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब हाउ यू बिकम कास्टिंग डायरेक्टर। मैं लोगों को ये भी कहना चाहूंगा कि लोग सोचते हैं कि आजकल के लड़के आते हैं बॉम्बे, कास्टिंग डायरेक्टर बनना है। अरे, कास्टिंग डायरेक्टर आप बन नहीं सकते हो। आपके अंदर सेंस होना चाहिए कि कौन से कैरेक्टर में कौन सा एक्टर फिट हो रहा है, वरना मिस कास्टिंग से प्रोजेक्ट बहुत खराब हो जाता है। कास्टिंग सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज होती है प्रोजेक्ट के लिए। नहीं, मुझे सबसे पहले जानना है आप कैसे कास्टिंग में आए। बेसिकली आपके बारे में थोड़ा बताइए। मतलब यू आर फ्रॉम बॉम्बे। सी, मैं तो बॉम्बे से नहीं हूँ, आप कहाँ से है? मैं तो लास्ट हमारी 3 जनरेशन बॉम्बे से ही है। ओह, आप प्रॉपर बॉम्बे के हो। से मैं कहीं से आया नहीं, ना मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोया, ना मैं कहीं स्ट्रगल किया। यू हैव अ वेरी, हर इंसान की स्टोरी होती है, बिल्कुल, कि मैंने ये स्ट्रगल किया, धक्के खाए। मुझे चीज़ें बहुत इजी मिल गई। मैं बेसिकली एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था टेक में। ओके। और फील्ड से मेरा कोई रिलेशन था नहीं। मैं गलती से फील्ड में आ गया। अच्छा, गलती से? बिल्कुल गलती से। मुझे डायरेक्शन का डी पता नहीं था, राइटिंग का डब्ल्यू पता नहीं था, क्रिएटिव का सी पता नहीं था, ना कास्टिंग का सी पता था। कास्टिंग क्या होती है मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैंने कहा ना, कास्टिंग आप सीख के नहीं आ सकते हो। बट क्या होता है, कई चीज़ें ऊपर वाला आपके अंदर डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो चीज़ें होती है वो आपको पता नहीं चलता है, बट कोर्स ऑफ टाइम दूसरे लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बंदा ये काम अच्छा कर सकता है। मैं डायरेक्शन में था, प्रोडक्शन में था, उस वक्त बड़े बड़े शोज करा था जी के। तो आई वाज इनटू डायरेक्शन टीम। वहाँ एक डायरेक्टर है विजय पांडे, जिन्होंने टीपू सुल्तान, ग्रेट मराठा, बड़े बड़े शोज उन्होंने डायरेक्ट किए। और संजय वाधवा जो प्रोड्यूसर है, जिन्होंने बालिका वधू,
अच्छा। जो बड़े सात फेरे जी पे उन्होंने बड़े बड़े शोज बनाए, उनके साथ में एज अ प्रोडक्शन में और डायरेक्शन में काम कर रहा था। ओके। वहाँ मैं जब सेटिंग होती थी स्क्रिप्ट की, वहाँ मैं सजेशन देता था कि सर ये कैरेक्टर में मुझे लगता है वो एक लड़का आया था वो फिट बैठेगा। उस दिन एक ऑडिशन में एक लड़का आया था, मुझे लगता है उसको लेना था चाहिए। तो 99.9% मेरे जजमेंट जो मैं सजेशन देता था वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर करते थे, हाँ ये लड़के का सजेशन अच्छा है, सेंस सही है। तो उनको कास्टिंग लगा कि आप कास्टिंग डायरेक्टर क्यों नहीं बन जाते। मैंने कहा वो क्या होता है। वो 96 में कास्टिंग डायरेक्टर से कुछ हुआ नहीं करते थे, अभी तो काफी बड़े बड़े नाम आते हैं, बहुत कुछ होता है। तो बोले कास्टिंग डायरेक्टर बेटा ये होता है, डायरेक्टर ने बताया आपको जो स्क्रिप्ट दी जा रही है उसमें एक मदर चाहिए, फादर चाहिए, बच्ची चाहिए, हीरोइन चाहिए, उसमें कौन एक्टर फिट होगा, कौन सूट करेगा कैरेक्टर में, वो आपको जज करना है, वो तुम्हारे सेंस बहुत अच्छा है। ओके। तो मेरी वो सेंस अच्छी थी, तो उसके वजह से मुझे उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर बना दिया। कास्टिंग डायरेक्टर एंड कास्टिंग कोऑर्डिनेटर, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? मतलब मुझे लगता है कि आपकी इस इंफॉर्मेशन से काफी लोग को समझ में आएगा कि कास्टिंग डायरेक्टर कौन होता है और कास्टिंग कोऑर्डिनेटर क्या होता है। ये बहुत फर्क होता है। जैसे एक दुकान में एक सेल्समैन होता है और एक कस्टमर जाता है, कस्टमर को पता होता है मुझे क्या चाहिए, क्या सूट करेगा कपड़ा मेरे ऊपर। सेल्समैन उसको 10 कपड़े खोल के टेबल दिखा देता है कि सर ये 10 कपड़े हैं, आप सिलेक्ट कर लीजिए। वो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर होता है। तो कस्टमर होता है, उसको पता होता है कि मेरे पे क्या सूट करेगा, मैं क्या पहनूंगा अच्छा लगेगा। कास्टिंग डायरेक्टर वैसा होता है, कास्टिंग डायरेक्टर को पता होता है, वो डिसीजन मेकर होता है। आई थिंक इट्स अ स्पेशलाइज्ड आप कह सकते हैं जॉब है जो कास्टिंग डायरेक्टर का मतलब है कि वो पूरा डायरेक्टर के साथ में, टीम के साथ में बैठ के उसको समझता होगा, ऐसा ही कुछ है। क्योंकि हम तो ऐसे ही काम करते हैं आपके साथ में, जब भी कोई काम करते हैं तो आपको पूरा नरेशन भी चाहिए होता है। आप ऐसे कास्टिंग तो करते नहीं हो, आप हमेशा बोलते हो पहले भाई पूरा स्क्रिप्ट मैं सुनूंगा, कैरेक्टर का क्या ग्राफ है। कोऑर्डिनेटर में वो एबिलिटी या पावर नहीं होता कि वो एक्टर को फाइनल कर सके। और ना ही कई बार, तो मैं ये नहीं कहूँगा सब कोऑर्डिनेटर के लिए, बट कुछ कोऑर्डिनेटर तो ऐसे होते हैं इनको सेंस ही नहीं होता। कई बार हमें रिक्वायरमेंट क्या देते हैं और ऑप्शंस क्या आ जाते हैं। हाँ, मतलब यही है ना कि वो खाली ऑप्शन दे देते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता है कि कैरेक्टर कौन सा है या इसका ग्राफ क्या है या वो नहीं। तो एक एनडीटी इमेजिन पे मैं शो करा था बिफोर बालिका वधू, तभी अविका गौर छोटी बच्ची थी, नहीं थी। हाँ करेक्ट। तो इनिशियली जब मैंने कोऑर्डिनेटर ने बहुत सारे बच्चे भेजे, तो उस बच्चे में से हमने सिलेक्ट करके जो मुझे लगा कि ये बेस्ट बच्ची है, ये मेरे कैरेक्टर फिट बैठ रही है, फिर चैनल को हमने ऑप्शन भेजते हैं हम, फिर चैनल उसको सिलेक्ट करता है, कई बार रिजेक्ट कर देता है, बट चैनल को कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं ये ऑप्शन बेस्ट है हमारे कैरेक्टर के हिसाब से। ओके। तो ये प्राइम जॉब होता है कास्टिंग डायरेक्टर का। ओके। कई बार ऐसे एक्टर है जो पहले रिजेक्ट हो जाते हैं, बाद में वही सिलेक्ट हो जाते हैं। चैनल को कन्विंस करना, डायरेक्टर के साथ बैठ के कास्टिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होना, इट्स अ मेन प्राइम जॉब ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर। जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि कोऑर्डिनेटर को स्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं होता है या कैरेक्टराइजेशन का नॉलेज नहीं होता है शायद, जो एक कास्टिंग डायरेक्टर को होता है। मतलब कास्टिंग डायरेक्टर को पता होता है आफ्टर डायरेक्टर कि उसको एक पर्टिकुलर रोल में कैसा कैरेक्टर को कास्ट करना है। कास्टिंग डायरेक्टर एक स्पेशलाइज्ड जॉब होता है। हाँ। एक गलत कास्टिंग आपके प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। वो कहते हैं ना कि अगर कास्टिंग सही हो गई तो आपने आधी जंग जीत ली। जी, वो बहुत सच, मतलब बहुत ही सच्ची बात है ये। मैं तो ये कहूँगा कि पहले कास्टिंग डायरेक्टर्स की कोई वैल्यू इतनी नहीं थी और कास्टिंग डायरेक्टर को क्रेडिट नहीं मिलता था फिल्मों में या सीरीज में। अभी कास्टिंग डायरेक्टर को क्रेडिट मिलने लगा सीरीज में, फिल्मों में, और अभी कास्टिंग डायरेक्टर की वैल्यू बढ़ गई है। जैसे आज कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ले लो, अभिषेक बैनर्जी ले लो, शानू शर्मा ले लो, आज इनको इम्पोर्टेंस मिलती है, इनको क्रेडिट मिलता है, इनके पॉडकास्ट होते हैं, इन्हें लाइमलाइट मिली है, तो इन्हें एक्सपोजर मिला है। पहले कास्टिंग डायरेक्टर को कोई जानता नहीं था सिवा एक्टरों के। तो ये एक फायदा हुआ है पहले से। पहले के कास्टिंग प्रोसेस में और आज के कास्टिंग के प्रोसेस में तुम्हें कुछ फर्क लगता है कि जब तुम पहले कास्टिंग किया करते थे 2004-5 की, जहाँ तक मुझे याद है, तब तक वो टाइम भी अलग था, वो कुछ दौर भी अलग था, बट कास्टिंग तो तभी भी होती थी और कास्टिंग तो आज भी हो रही है। क्या फ़र्क है?
क्या लगता है कि क्या डिफरेंस आ गया कि पहले ऐसा होता था या अभी भी सब कुछ सेम ही है? ये सेम कुछ नहीं है, ज़माना बदल गया, इंडस्ट्री बदल गई। मैं 96 से कास्टिंग कर रहा हूँ। 96 से कर रहे हो? 96 से। अरे बाप रे बाप, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है तो भाई। मेरा एक्सपीरियंस तब तो कास्टिंग डायरेक्टर भी इतने नहीं हुआ करते थे, इक्का दुक्के शायद लोग थे। पहले पोर्टफोलियो हुआ करता था, एक्टर्स आते थे, हमें फोटोग्राफ के पीछे अपना मोबाइल तो था नहीं उस वक्त, जी जी जी। लैंडलाइन नंबर लिख के पेन से देते थे। लड़कियां भी बेचारी स्ट्रगल करके बस में फिजिकली आना पड़ता था ऑफिस में। पोर्टफोलियो के नाम पे वो पोस्ट कार्ड साइज फोटोज होते थे, उसके पीछे पेन से लिखना पड़ता था। कई बार एक फोटो के पीछे दूसरे फोटो की पेन छप जाती थी, फोटोग्राफ फट जाते थे, मॉइस्चर लग जाता था। तो स्ट्रगल थी, फिजिकल स्ट्रगल ज़्यादा थी। एक्टर्स को अगर मिलना हो कास्टिंग डायरेक्टर को तो पर्सनली आना पड़ता था। लैंडलाइन से एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, कॉन्टैक्ट हो नहीं पाते थे, तो बहुत स्ट्रगल था, डिफिकल्टीज थी, ऑप्शंस कम थे, कोऑर्डिनेटर्स नहीं थे, लिमिटेड कास्टिंग डायरेक्टर हुआ करते थे। तो पहले एक्टर ढूंढने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। अभी बहुत इजी हो गया है, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर बढ़ गए हैं, एजेंसीज बढ़ गई है, और अभी इंस्टाग्राम आ गया, सोशल मीडिया आ गया, व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया। इस टॉपिक पे मुझे बहुत डिटेल में बात करनी है। करेक्ट। कास्टिंग जो आज की डेट में जो हो रहा है, जहाँ पे मैं भी जब किसी को मिलता हूँ तो मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ या यही मांगता हूँ कि प्लीज शेयर मी योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। जो मेजर डिफरेंस मुझे आज के टाइम का लगता है, जो डिफरेंस हुआ है, पोर्टफोलियो वर्सेस इंस्टाग्राम। किसी के प्रोफाइल में कभी कभी फॉलोअर्स और उसके लाइक्स, या आप एक तरीके से समझो कि वो प्रोफाइल काफी स्ट्रांग होता है जिसमें हर चीज होती है, बट कभी कभी किसी की प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जिसकी प्रोफाइल स्ट्रांग है वो अच्छे एक्टर्स है, और जिनकी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है वो अच्छे एक्टर नहीं है? जब पहले हम लोग कास्टिंग करते थे तो हम लोग पोर्टफोलियो देख के करते थे, आज हम लोग कास्टिंग करते हैं तो इंस्टाग्राम देख के करते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए, डिफरेंस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे पहले हम सब्जी भाजी सामान लेते थे, हम करेंसी नोट देते थे, कैश देते थे। आजकल कैश होता नहीं है, सब पेटीएम गूगल पे करते हैं। तो सेम रिवॉल्यूशन हमारे इंडस्ट्री में भी आया है। पोर्टफोलियो एक करेंसी नोट की तरह से जो गायब हो चुकी है, उसको रिप्लेस कर दिया पेटीएम गूगल यानी इंस्टाग्राम फेसबुक ने। तो वो डिफरेंस मैं यही कहूँगा कि एक तरीके से बहुत इजी तो हो गया है। पहले लड़कियों को लड़कों को पोर्टफोलियो कराना पड़ता था, सबको प्रैक्टिकली जाके देना पड़ता था, और उसमें से और वो कॉपीज खत्म हो जाती थी बेचारों की। 10 रुपया 8 रुपया पर कॉपी लगती थी। जी जी जी। हर प्रोडक्शन में कास्टिंग में फोटोग्राफ देने पड़ते थे। वो हेडेक से काफी आराम मिल गया है, एक बोलते हैं निजात मिल गई है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल से, फेसबुक प्रोफाइल से, या जो भी कहो कि लड़कियों के पास या लड़कों के पास अपना प्रोफाइल में वेरिएशन दिखाने का मौका मिल गया। ये सबसे बड़ा प्लस है। तो जब हम एक लड़की या लड़के का प्रोफाइल मांगते हैं तो उसमें उसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोडाटा सब कुछ आ जाता है। उसके इतने वेरिएशंस, वीडियोस, फोटोग्राफ में रील्स, तो आपको एक जजमेंट हो जाता है प्रोफाइल देख के कि ये लड़का या लड़की मेरे प्रोजेक्ट के लायक है या मेरे कैरेक्टर के लायक है। पोर्टफोलियो में 2, 4, 5, 10 वेरिएशन होते थे, बट आप प्रोफाइल में आप हजारों वेरिएशंस मिलते, लड़की के, लड़कों के, साड़ी में, सूट्स में, मॉडर्न कॉस्ट्यूम में, या कोई अलग कैरेक्टर में। तो हर प्रोफाइल में हर किसी के इतने वेरिएशंस होते, तो उससे एक बेनिफिट तो है। और जहाँ तक आपने कहा कि उसका प्रोफाइल देख के, उसके फॉलोअर्स देख के, मुझे लगता नहीं कोई फॉलोअर्स देख के कास्टिंग करता है। तो फॉलोअर्स तो आपको पता है कि कई बार आपने पकड़ा है लोगों को, वो फेक फॉलोअर्स भी होते हैं। तो बट हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत नेगेटिविटी भी है। इंस्टाग्राम का फायदा ये है कि प्रोफाइल से जजमेंट मिल जाता है। सो आपके हिसाब से जो कुछ हुआ है, जो हो रहा है, वो काफी हद तक तो सही भी है, क्योंकि पहले आपको जजमेंट लेने में बहुत टाइम लगता था। आप बहुत जल्दी आज की डेट में आप इसको देख के फाइनलाइज कर सकते हो, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली किसी को ज्यादा बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। यहाँ मैं ऐड करूंगा, जैसे पहले लड़कियों को, लड़कों को 50,000 लाख रुपया पोर्टफोलियो के खर्च करना पड़ता था। हाँ, वो अलग
एक्स्ट्रा खर्चा हुआ करता था पहले पोर्टफोलियो बनाने का। हाँ, पहले हाँ। लड़कियां लड़के मॉडल जो बच्चे आते थे हाँ, 1 लाख तक भी पोर्टफोलियो होते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जब से आईफोन सबके हाथ में आ गया है, हम्म, फोन्स आ गए, एंड्रॉयड फोन्स, आईफोन्स, अच्छे कैमराज आ गए, हम्म, तो अभी पोर्टफोलियो की इतनी वैल्यू नहीं रही। मेरे को लगता है खत्म ही हो गया है। हम्म, लड़का लड़की कोई भी एक्टर हो, मॉडल हो, वो आजकल खुद ही अपने पिक्चर्स क्लिक करके हम्म, आप जैसे प्रोड्यूसर्स को या हम जैसे डायरेक्टर्स को हम्म। प्रोफाइल भेज देता है व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम के थ्रू। हम भी जब कास्टिंग साथ में करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं आजकल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल ही देख रहे हैं। तो मैं कुछ नए लोगों से भी मिला कुछ नया कास्टिंग करने के लिए। तो जब मैंने किसी से प्रोफाइल मांगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेज दीजिए, तो मैंने देखा कि उन लोग में वो कॉन्फिडेंस नहीं था, बिकॉज उनके प्रोफाइल पे इतने फॉलोअर्स नहीं थे या उतने लाइक्स नहीं थे। क्योंकि सारे एक्टर्स और सारे जो भी एक्ट्रेसेस है, बहुत लोग इस प्रेशर में है कि मेरा प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है। जब वो शेयर भी करते तो पहले बोलते हैं कि मैं भेज तो रहा हूं बट मेरा प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है। उनमें कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रोफाइल। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, मैंने कहा ना कि हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि कई एक्टर को लगता है कि मेरा सोशल मीडिया स्ट्रांग नहीं है, मेरे पिक्चर्स अच्छे नहीं आते, मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कम है, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर रिजेक्ट करते, पर बिल्कुल नहीं। अल्टीमेटली काम आपको आपके टैलेंट पे मिलता है। कई बड़े एक्टर्स हैं जिनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ही नहीं है। इंस्टाग्राम के पहले भी इंडस्ट्री चल रही थी, इंस्टाग्राम बंद भी हो जाएगा तो उसके बाद भी चलेगी। तो ये कहना कि इंस्टाग्राम फॉलोअर कम है या इंस्टाग्राम प्रोफाइल इतना स्ट्रांग नहीं है या मेरे फॉलोअर्स कम है, ये तो फॉलोअर्स तो देखो पैसा दे के भी लोग बना सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बट टैलेंट आप पैसा दे के खरीद नहीं सकते। अल्टीमेटली चाहे वो आप हो, मैं हूँ या कोई भी डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, वो अल्टीमेटली टैलेंट देखता है। करेक्ट। आपको इतनी लड़कियों ने प्रोफाइल्स भेजे इंस्टाग्राम में मेरे सामने, जब आप साउथ की फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे, ट्रेंडिंग लव की, तो काफ़ी प्रोफाइल्स आपको इंस्टाग्राम पे आपको भी मिले, बट अल्टीमेटली आपने उनका लुक टेस्ट किया, उनका ऑडिशन किया और आपके कैरेक्टर में वो फिट थे तभी आपने कास्ट किया। आपका कहने का मतलब है कि आप जेन्युइन रहिए, आपको आप बिल्कुल। अपने एक्टिंग पे मतलब आप एज ए अगर एक्टर अच्छे हैं तो आपको इंस्टाग्राम को स्ट्रॉन्ग करने का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम एक रूट है जिसके थ्रू आप लोगों से कनेक्ट करके प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। अभी जो मेरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई है, ट्रेंडिंग लव तेलुगु फिल्म है, उस फिल्म में 2 ट्रैक है, एक विलेज का ट्रैक है और एक सिटी का ट्रैक है। तो विलेज का ट्रैक का कास्टिंग तो पूरा हम लोग ने हैदराबाद में कर दिया, वहीं से सारे एक्टर्स थे, सब कुछ वहीं पे था। बट जो सिटी वाला पार्ट था, उसकी जो एक मेन लीड लड़की का कास्टिंग जो था, वो नेचुरली हमको कहीं बॉम्बे से करना था, क्योंकि वो मॉडर्न लड़के का कैरेक्टर था और हम लोग ऑप्शन देख रहे थे, मतलब वो जरूरी नहीं है बॉम्बे से करना था। तो जो मेरा डायरेक्टर है हरीश नागराज, वो हैदराबाद में था, वो वहां पे काफी प्रोफाइल देख रहा था और मैं बॉम्बे में था, तो मैं भी काफी प्रोफाइल्स को देख रहा था, मतलब पर्सनली भी हम लोग मिल रहे थे, वो वहां पे काफी लोग को मिल रहा था। अब इस दौरान जो है वो एक प्रोफाइल देखा, सबसे पहले उस प्रोफाइल को मैंने देखा और वो प्रोफाइल मैंने हरीश को भेजा। इंस्टाग्राम प्रोफाइल की बात कर रहा हूं। हम दोनों को बहुत अच्छा लगा कि यार जो लड़की जो हमें चाहिए, जो हमारा कैरेक्टर है, वो एग्जैक्टली ये जो प्रोफाइल है, जो लड़की है वो वैसा ही है। हरीश ने देखा, उसने मुझे फ़ोन किया कि सर ये एकदम करेक्ट हमारी कास्टिंग के लिए है। फिर मैंने फ़ोन किया, बात किया, तो पता चला कि वो लड़की जो थी वो बॉम्बे में ही नहीं थी, नॉट इवन बॉम्बे, शी वॉज नॉट इवन इंडिया। तो मैंने हरीश को बोला चलो छोड़ो यार, क्योंकि मिले भी अगर आप कैसे कास्टिंग कर सकते हो। करेक्ट। आप प्रोफाइल देख रहे हो पर आप पर्सनली तो एक बार मिलते हो ना, या अभी इतनी बड़ी फिल्म है, उस फिल्म की मेन हीरोइन का कास्टिंग करना है, हाउ कैन यू जज। तो हम लोग ने उसको अवॉइड किया एंड देन हम लोग ने और लोगों से मिलना शुरू किया। मैं बॉम्बे में कुछ लोगों से मिलता रहा, वो जो हरीश जो डायरेक्टर है वो काफ़ी वहाँ पे लोगों से मिल रहा था।
बट घूम फिर फिर के हमारे दोनों के दिमाग में यही प्रोफाइल आ रहा था, क्योंकि हमको लग रहा था यही है जो हमारी फिल्म की कास्टिंग होनी चाहिए। फिर वापस से मैंने फोन किया तो उसने बोला कि मेरे लिए तो पॉसिबल है नहीं वापस आना, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ वजह से आई हूँ। करेक्ट। हम लोग जूम कॉल कर लेते हैं, वो भी एक नया ट्रेंड है, जूम कॉल में बात हो जाती है। मैं बोला चलो कम से कम जूम कॉल कर लेते हैं, कुछ स्टोरी के बारे में डिस्कशन किया, वो सब वापस से जूम कॉल पे भी हो गया। बट स्टिल हमको लगता था कि नहीं यार, हम लोग एक बार जब तक मिलते नहीं है तब तक उसकी कास्टिंग नहीं करनी चाहिए। अगेन वी वर इन अ प्रोसेस वेयर वी आर मीटिंग लॉट ऑफ गर्ल्स एंड ऑल दैट। मजे की बात यह है यूसुफ भाई के अल्टीमेटली मैंने और डायरेक्टर ने ऐसा कॉल लेना पड़ा कि इसी को फाइनल करते हैं, यही हमारे लिए परफेक्ट कास्टिंग है। अब इतने लोग को मिलने के बाद, ऐसा नहीं है बॉम्बे में और हैदराबाद में बहुत लड़कियां हैं यार, कोई कोई वो तो है नहीं, अच्छे अच्छे लड़कियों को मिल रहे, बट चूंकि हम लोग उस प्रोफाइल पे अटक गए थे जहां पे हमें वो कैरेक्टर दिख गया था, हम दोनों उससे आउट बाहर नहीं निकल पा रहे थे। करेक्ट। फाइनली हमने उसी का कास्टिंग किया और आप बिलीव नहीं करोगे, पहली बार मैं शूटिंग पे मिला हूं जहां हम लोग शूटिंग कर रहे थे। उससे पहले ना मैं उनको पर्सनली मिला, ना हमारी कोई बातचीत हुई, बस एक जूम कॉल हुआ था और वो जो प्रोफाइल जो हम लोग के दिमाग में अटक गया था, उस चक्कर में उसका कास्टिंग हो गया और सीधा हम लोग शूटिंग के पहले दिन मिले। जब मेरी पर्सनली मुलाकात हुई तब मुझे मालूम पड़ा कि अच्छा ये है हमारी फिल्म की हीरोइन। इसका नाम है, जो लड़की का नाम है वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब तो वो फिल्म हमारी रिलीज पे है, वो रिलीज पिक्चर कंप्लीट हो गई है। वेरी गुड। और और वो अभी रिलीज पे है। पिक्चर का नाम है ट्रेंडिंग लव, और जो हीरोइन है उसका नाम है शांति। सो ये एक स्टोरी बताने के पीछे मेरा एक रीजन ये है कि कभी कभी इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपको एक ऐसा रोल भी दे सकता है, बिल्कुल। तो उसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो इसका इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। ये सोशल मीडिया का तो फायदा तो है, आपने जैसा हाँ। आपने एग्जांपल दिया, हाँ। एक लड़की को एक तेलुगु फिल्म इतनी बड़ी बिना मिले और आज के ज़माने में इंस्टाग्राम प्रोफाइल से मिल गई जी। पहले हमारे टाइम पे ये पॉसिबल नहीं था। हाँ। पहले लड़की दिल्ली हो या कनाडा में हो, हाँ। उनको फ्लाइट पकड़ के या ट्रेन पकड़ के आना पड़ता था, ऑडिशन देने पड़ते थे। बट वो सब चीज़ शॉर्टकट हो गई बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, स्पेशली इंस्टाग्राम। करेक्ट। और पहले ऑडिशन देने के लिए लोगों को आना पड़ता था। आजकल कोविड के बाद तो व्हाट्सएप पे लोग ऑडिशन रील बना देते हैं कैमरे पे, आईफोन पे ऑडिशन शूट कर लेते हैं और आपको व्हाट्सएप पे ऑडिशन मिल जाता है। आप व्हाट्सएप पे ऑडिशन देखते हो, डिसाइड करते हो, तो कास्टिंग भी हो जाती है। सी यूसुफ भाई, आज की डेट में अगर वो टाइम पे जब आप कास्टिंग डायरेक्टर हुआ करते थे और आज की डेट के जो कास्टिंग डायरेक्टर्स है उसमें काफी फर्क हो गया है। एग्जैक्टली। मतलब आज के कास्टिंग डायरेक्टर इज लाइक अ सेलिब्रिटीज। यूसुफ भाई, मुझे लग रहा है कि जो टाइम पे आप कास्टिंग डायरेक्टर थे और आज के टाइम में अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर होते तो आप भी मुकेश छाबड़ा बन चुके होते। वो तो मैं नहीं कर सकता लेकिन उस टाइम पे देखिए क्या, उस टाइम पे कास्टिंग डायरेक्टर उतनी ही मेहनत करते थे, उतना ही प्रोसेस था, सब कुछ सेम था, बट उस टाइम रिकग्निशन नहीं मिलता था जो आज मिल रहा है ना। Exactly. हाँ, जितना काम तुम वो टाइम पे कर रहे थे आज भी वही काम ये लोग कर रहे हैं। मतलब जो एस्टेब्लिशमेंट है अगर वो आपका आज होता तो कुछ और ही होते थे। आपके लिए भी लोगों की लाइन लगती थी और हम लोग को भी आपका टाइम लेना पड़ता था कि कब मिलेंगे यूसुफ भाई। कई साल लग गए ये। हाँ। हम उस टाइम कहते थे कि यार कास्टिंग तो हमने की, बट हमें यार क्या फ़ायदा हुआ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने कास्टिंग की थी स्मृति मल्होत्रा की, इसको दुनिया स्मृति ईरानी के नाम से जानती है। आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, क्योंकि सास भी बहुत ही सबको लगता है कि उसका पहला शो है स्टार प्लस पे जी, बट वैसा नहीं था। उसके पहले एक शो था उनका आतिश, वो स्टार प्लस पे ही था। उसकी कास्टिंग स्मृति की मैंने की थी, उसका पहला प्राइवेट चैनल पे प्रॉपर शो था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बट ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कास्टिंग की मैंने। बालिका वधू, नाविका गौर है जो अभी साउथ में भी काफ़ी पॉपुलर एक्ट्रेस हो चुकी है, आपकी फिल्म में भी लीड किया उसने।
बट पहले हमारी कास्टिंग को रिकग्निशन नहीं मिलता था। हाँ, लोग बता रहे वाह तूने बहुत अच्छी कास्टिंग की। चलिए ठीक है यशु भाई, काफी काफी बात हम लोग ने कर ली कास्टिंग के बारे में। अभी थोड़ा कुछ और टॉपिक चेंज करते हैं, करेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि आपकी जर्नी काफी लंबी है और अलग अलग डिवीजन में आपने अलग अलग काम किया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस कन्वर्सेशन में वो सबको मैं कवर करूँ, करेक्ट। है ना। तो कास्टिंग डायरेक्टर से आप क्रिएटिव हेड बन गए, ये कैसे हुआ? 2012 में मुझे याद है आपका फोन आया था मुझे कि जब मैं कास्टिंग ही करा था, बड़े बड़े शोज करा था, ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं जहाँ मैंने कास्टिंग नहीं की, बट कास्टिंग में पक चुका था। मैं कोई कास्टिंग डायरेक्टर फेड हो चुके थे? कास्टिंग डायरेक्टर बनना नहीं चाहता था, मुझे कोई शौक नहीं था, बट बन गया। लोगों ने कहा नहीं तेरी कास्टिंग सेंस अच्छी है। मैं इनिशियली असिस्टेंट डायरेक्टर था, असिस्टेंट राइटर था, वो मुझे क्रिएटिव काम करने का बहुत शौक था, बट मुझे कभी ऐसा मौका मिला नहीं। 2012 में आपने जब मुझे बुलाया कि मेरे कुछ शो की कास्टिंग करनी है या तो मुझे ज्वाइन करोगे मेरी कंपनी में एज ए कास्टिंग डायरेक्टर, तो पहले तो मुझे इतना मतलब वो लगा कि आई थिंक तुम ज्वाइन तो हुए थे एज ए कास्टिंग डायरेक्टर ओनली, बिकॉज मुझे तो पता नहीं था कि तुम क्रिएटिवली भी इतने स्ट्रांग हो सकते हो। करेक्ट करेक्ट। वो क्या था, मतलब वो थोड़ा मुझे भी याद कराओ यार, हाउ यू बिकम कास्टिंग डायरेक्टर? वहाँ जब मैंने आपको एज ए कास्टिंग डायरेक्टर ज्वाइन किया, मैंने चलो कर लेते, यू आर लाइक अ ब्रदर टू मी, एंड मैंने कहा चलो रुपेश जी ने बुलाया तो काम कर लेते हैं। मैंने सोचा था 2-4 महीने करूंगा, छोड़ दूंगा। मुझे लगा फिर से मैं कास्टिंग के लिए मुझे बुलाया जा रहा है, आपका कुछ सीरीज या आपके कुछ पायलट की कास्टिंग चल रही थी, बट व्हेन आई जॉइंड यू एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, बट लेटर ऑन फिर जब आपको मेरा हिडन टैलेंट समझ में आया कि मैं अच्छा राइटर भी हूँ और अच्छा मुझे डायरेक्शन सेंस भी है, मैं स्क्रिप्ट सेंस भी अच्छा है, तो आप मुझे याद है हमारा एक शो छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में था, करेक्ट, जो उस वक्त डीडी में अप्रूव हुआ था, जो आप डेली सोप था वो। हाँ एग्जैक्टली। जब वो शो अप्रूव हुआ तो उस शो पे मैं आपके साथ कास्टिंग के अलावा हम लोग स्क्रिप्टिंग में बैठते थे और कास्टिंग में बैठते थे। वहाँ मुझे लगता है कि आपने मुझे कहा कि एक काम कर, कास्टिंग तो हो गई है, अब तू इस शो को हैंडल कर। करेक्ट। तेरा स्क्रिप्ट सेंस अच्छा है, तेरा डायरेक्शन सेंस अच्छा है, तूने काफ़ी साल इंडस्ट्री में गुजारा है, तो मुझे लगता है ये शो को तो हैंडल कर। उस वक्त आपके साउथ में काफ़ी फिल्में वगैरह चल रही थी, करेक्ट, आप वहाँ बिजी थे। जी जी जी। तो ये शो आपने मुझे पूरा हैंडओवर कर दिया था कि अभी तुम इसको संभालो, कि अभी तुम संभालो, अभी तुम शो के क्रिएटिव हेड हो। करेक्ट। वहाँ आपने मुझे पहला टाइटल मुझे एज ए क्रिएटिव हेड अपॉइंट किया और आपने ऑफिशियली फिर मुझे डायरेक्टर पूरी टीम से दूरदर्शन में आपने इंट्रोड्यूस किया है, और आपने कहा कि यूसुफ विल बी माय क्रिएटिव हेड फॉर दिस शो। वहाँ मेरा कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं एज ए क्रिएटिव हेड, जी जी, बट वो मेरा पहला शो था, मुझे याद है, जो काफ़ी सक्सेस हुआ। मुझे लगता है 260 एपिसोड्स। जी, वो डेली सोप था, वो काफी 2 साल तो चला था, वो काफी वो अच्छे से चला था। वो क्रिएटिव हेड एज ए क्रिएटिव हेड मेरा पहला शो था आपकी कंपनी में। ओके, सो दैट्स हाउ यू बिकम अ क्रिएटिव हेड। क्रिएटिव हेड, एग्जैक्टली। ओके, वो मेरा पहला शो था। हाँ, बट वो काफी अच्छे से हैंडल कर लिया था, क्योंकि वो टाइम पे चैलेंजेस ये भी थे ना कि दूरदर्शन और उनके बजट्स और डेली सोप, तो वो सब इजी नहीं होता है। मतलब मजा, मुझे लगता है कि आई वॉज नॉट इन्वॉल्व मोर इन सीरियल, क्योंकि आई वॉज इन हैदराबाद मोर फॉर द तेलुगु फिल्म, तो वो सक्सेसफुली काफी अच्छा हैंडल हुआ था। उस पर्टिकुलर शो के बारे में कुछ तुम्हारी कुछ यादें वादे है क्या, कैसे क्या नहीं, हमने क्या हुआ था? हमने बहुत अच्छी कास्टिंग की थी, वो शो बहुत अच्छा था, दूरदर्शन में काफी अप्रिशिएट हुआ, बहुत उसका टीआरपी भी अच्छा था उस टाइम। टीआरपी गेम बहुत था, अभी भी है, तो शो सक्सेस था। अब मुझे खुशी थी एज बीइंग अ क्रिएटिव हेड, मेरे अंडर में वो शो काफी अच्छा सक्सेसफुल हुआ, और आपने जो भरोसा किया मेरे पे एज अ क्रिएटिव हेड, सक्सेसफुली वो मैं शो कर पाया। और दूरदर्शन का बजट सबको पता ही होता है कैसा था, बट हमने कम बजट में बहुत अच्छा शो बनाया, जिसमें दूरदर्शन से भी काफी अप्रिशिएशन मिला आपको। नहीं, बहुत अप्रिशिएशन मिला था, वो शो काफी सक्सेसफुल रहा था। बट मुझे जो तुम्हारा क्रिएटिव हेड का या क्रिएटिवली जो तुम्हारे पे कॉन्फिडेंस आया, वो शायद तुम्हें नहीं पता होगा, बट मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। वो छुपाऊं कैसे से नहीं आया था। छुपाऊं कैसे तो एक टाइमिंग था, सिचुएशन था, जो मैंने बोला कि चलो यार तुम थोड़ा सा हैंडल कर लो,
मेरे बिहाफ पे तुम जाओ, सदा देखो कैसे कैसे काम चल रहा है, डायरेक्टर भी काम कर रहे, सब कर रहे थे। तो मैंने कोई इतना तुम्हारे तुम्हारे टैलेंट को वो टाइम पे मैंने कोई नोटिस नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जब हमारा सीरियल आया सावित्री बाई फुले, ओके, ठीक है, अब ये ऐसा सीरियल था कि जो एक पीरियड सब्जेक्ट है, उसमें मेकअप है, गेटअप है, पीरियड ड्रामा है, कॉस्ट्यूम्स है, ऊपर से आप जब पीरियड ड्रामा बनाते हो तो आपको बहुत पर्टिकुलर रहना पड़ता है। आप फिक्शन की तरह उसमें कुछ कहानी घुमा नहीं सकते, आपको उस दायरे में रह के रियल कैरेक्टर को आपको एस्टैब्लिश करना वो तो इजी नहीं था। और वो शो का मुझे बहुत टेंशन हो गया था। वो इसलिए हुआ था कि वो टाइम पे क्या मुझे याद है आज भी कि एक पर्टिकुलर बजट तो था कम, बट कुछ ऐसी चीजें हुई थी दूरदर्शन में कि उन्होंने बोला कि ये जो बजट है इसका 30% और कट जाएगा, अगर आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। अब हमको तो काम की जरूरत एज ए प्रोड्यूसर हमेशा रहती थी। तो वो शो मैंने याद है बहुत ही कम बजट में करना पड़ा था, और वो कम बजट में भी हम लोग ने वो शो को इतना अच्छा बनाया था। तो उसमें तुम्हारा क्रिएटिव टैलेंट मुझे दिखा कि नहीं यार, ये शो को इतने बजट में इतना अच्छा क्रिएटिवली हैंडल करना, मतलब ये तो सबकी बस की बात तो नहीं थी। कुछ याद है सावित्री बाई फुले के बारे में? नहीं, वो शो मैं कैसे बोल सकता हूँ भाई, वो मेरा फेवरेट शो है। और आपने सही कहा कि वहाँ से ही एक्चुअली मेरी जर्नी शुरू हुई थी जी। बट छुपाओ कैसे भले मेरा पहला शो था, बट हाँ। क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले से ही मुझे काफ़ी सीखने को मिला। बहुत चैलेंजेस थे, जैसे कि बहुत कम बजट था। जब आपने मुझे बजट बताया तो हम लोग सब डर गए थे। उतने बजट में आजकल लोग शॉर्ट फिल्म बना देते यूट्यूब के लिए, तो मैं बजट रिवील तो नहीं कर सकते हम लोग, बट उस कम बजट में हमें पीरियड ड्रामा। वो सबको पता है, वो टाइम पे वो बजट बहुत प्रोड्यूसर्स थे मेरे साथ में काम करने वाले, बट वो एक बाकी लोग जो कर रहे थे वो नॉर्मल सीरियल कर रहे थे, उसी बजट में वो लोग नॉर्मल सीरियल कर रहे थे। और जो मैंने सीरियल, हम लोग ने जो सीरियल किया था वो पीरियड सब्जेक्ट था। करेक्ट। सावित्री बाई फुले, ये फर्क था। बेडरूम ड्रामा, लिविंग रूम ड्रामा, किचन पॉलिटिक्स जैसे ड्रामा करना बहुत इजी होता है, बट पीरियड सब्जेक्ट, वो भी महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति सावित्री बाई फुले, इन पे बनाना, छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आपको वही बनाना पड़ेगा जो हुआ है हिस्ट्री में। सेट क्रिएट करना, फिर किताबें पढ़ना, रिसर्च करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट हमें खुशी है कि हमने मिलके वो शो बहुत अच्छा बनाया। वो भी अगेन बहुत अप्रिशिएट हुआ, आज भी उसकी तारीफ होती है। और मेरे करियर के 2 शो हैं जिससे लोग मुझे आज भी पहचानते हैं, चाहे वो दूरदर्शन हो चाहे बाहर हो। सबसे पहला मिस इंडिया था, करेक्ट, जिससे मुझे बहुत अच्छा नाम मिला और मुझे वो शो करने में बहुत मजा आया था, क्योंकि वो बहुत पहला शो तो मेरा इतना बड़ा था, पर ये शो मैंने हैंडल किया था बहुत अच्छे तरीके से। करेक्ट। उसके बाद में सावित्री बाई फुले, करेक्ट, जिससे मुझे बहुत नाम भी मिला। कन्या को पहनाइए। उसी शो से मुझे एक डायरेक्टर बनने का कॉन्फिडेंस आया। तब मुझे लगा कि अब ये शो अगर मैंने हैंडल किया तो मेरे लिए कुछ भी इजी है। तो शो बहुत टफ था, पीरियड ड्रामा, कम बजट में, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और मेरे प्रोफाइल में भी एक वन ऑफ द बेस्ट शो है मेरे एज ए क्रिएटिव हेड, तो उसकी अच्छी मेमोरीज है हमारे पास। पास हैं हम, दामाद से हालचाल नहीं पूछ सकते? अब इसके लिए अक्का की क्या जरूरत है? सो मुझे लगता है कि वो सीरियल से फुल कॉन्फिडेंस तुम्हें आ गया था कि यार यू कैन बिल्कुल बिकम एन डायरेक्टर। करेक्ट है, इवन राइटर बनने का कॉन्फिडेंस भी आ गया। आपको याद है कि नहीं, राइटर सीन लिख के भेजते थे बट मैं उसमें करेक्शन करता था। हाँ, वो सब मुझे पता है कि वो क्या क्या होता था वो टाइम पे से रीराइट करता था, तो एज अ राइटर भी मुझे कॉन्फिडेंस आया। हाँ, तो राइटर डायरेक्टर बनने का कॉन्फिडेंस मुझे उसी शो से आया। तो वो शो मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, नॉट ओनली फॉर यू, बोथ ऑफ अस। आई थिंक उससे हमारा दोनों का कॉन्फिडेंस, मुझे भी एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं अब करेक्ट, यूसुफ भाई जो है उनको मैं कुछ और काम भी दे सकता हूँ अपार्ट फ्रॉम कास्टिंग एंड अ क्रिएटिव हेड।
Correct. और उसी कॉन्फिडेंस की वजह से अगर अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कोविड के बाद में जो सिचुएशन हमारी सबकी बनी थी कि सब लोग के पास काम नहीं था एंड सब लोग एक बहुत पक चुके थे कि क्या करे क्या नहीं करे, और उसी टाइम में मैंने तुम्हें बीच में बोला था कि कुछ ऐसा करो जो हम लोग बहुत इजीली कहीं पे जाके शूट कर सके, चाहे कोई रिसोर्ट हो क्या हो, एंड वी बोथ हैव क्रिएटेड वन स्क्रिप्ट जिसका नाम था फंस गए यारो, जो पहले आपने लिखी फिर बाद में उसको आपने डायरेक्ट करी। तो दैट्स हाउ यू बिकम अ डायरेक्टर। करेक्ट। विथ फंस गए यारो। मेरे को तो ये लोग FBI वाले दिख रहे। अरे कभी कोई लोन नहीं लिए रे भाई हम लोग। SBI नहीं रे भाई, FBI। मैं इस हॉलीवुड हॉरर फिल्म के बाद इंटरनेशनल स्टार बन जाऊंगी। ये हॉरर फिल्म है। फंस गए यारों के लिए एक इतना ही कहूँगा, वो स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी लॉकडाउन में, फिर आपको नरेट की थी, फिर हम दोनों ने मिलकर खुद डेवलप की, आगे स्क्रिप्ट लिखी। बट तब मुझे, और शायद आपको पता था कि मुझे तो एज अ राइटर मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी और वो हॉरर कॉमेडी थी, तो स्क्रिप्ट आपको अच्छी लगी थी, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये स्क्रिप्ट मैं डायरेक्ट करूँगा। आपको याद है कि तब तक हमें डायरेक्टर क्लियर नहीं था कि ये फिल्म को डायरेक्ट कौन करेगा। करेक्ट करेक्ट। तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी बन गई थी। जी जी जी। लेकिन वो स्क्रिप्ट नरेट करने के बाद मुझे याद है आपने बोला कि भाई अभी तेरे साथ अच्छा डायरेक्ट कौन कर सकता है स्क्रिप्ट को। करेक्ट। अब तूने लिखी है, तूने डायलॉग्स लिखे हैं, हाँ। तो मेरे को लगता है कि तुझे डायरेक्ट करनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तो वहां से मेरा एज अ डायरेक्टर जर्नी, वहां से आपका डायरेक्शन राइटर एंड डायरेक्टर एग्जैक्टली की जर्नी जो है वो फंस गए यारों से फंस गए यारों शुरू हुई। This man। ये अंग्रेज थे को ऐसा कहीं को घूर रहा है। I want this man। फंस गए यारो, फंस गए यारो, फंस गए यारो, फंस गए यारो। फंस गए यारों, जो मुझे बहुत खुशी है कि फिल्म ने कोविड के दौरान, जब कोविड खत्म हो रहा था, काफ़ी चैलेंजेस थे, उसके बावजूद राजश्री प्रोडक्शन ने फिल्म को रिलीज़ किया और फिल्म आंध्रा में, हैदराबाद में काफ़ी चली। करेक्ट। बहुत जल्दी उसको हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे रिलीज करने वाले हैं। हाँ। उसके लिए हम लोग एक अलग से पॉडकास्ट करेंगे। करेक्ट करेक्ट। और काफी डिटेल में बात करेंगे क्योंकि उस फिल्म के बारे में बहुत सारी कहानी है जो हम लोग बहुत बाद में जब उस फिल्म को रिलीज करेंगे वो टाइम पे बात करेंगे। करेक्ट करेक्ट। नाउ जो सबसे मेन बात है जो आज करनी है मुझे आपके साथ में, जिसके लिए ये पॉडकास्ट में कर रहा हूं, वो है हमारी नेक्स्ट फिल्म जिसका नाम है अभया। यूसुफ भाई, अभया का थॉट कहाँ से आया? हम फिल्में देखते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं, तो एक रियल लाइफ इंसिडेंट कहीं मैंने सुना था कि कहीं ऐसी घटना घटी थी। अच्छा। ओहो। तो वहां से एक फिक्शनलाइज आइडिया मेरे दिमाग में आया, विच वॉज इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। वो थॉट मेरे दिमाग में चिपक गया। मैंने कहा अगर ये आइडिया पे अगर फिल्म बने, अच्छा, तो बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। तो थॉट्स तो सबके दिमाग में आते हैं, बट फिल्म बनना, उसको बनाना, मैं डायरेक्ट करूंगा, मैं एज अ राइटर उस फिल्म को मैं लिखूंगा, उस टाइम मुझे ऐसा कुछ थॉट्स तो नहीं थे कि मैं डायरेक्टर बनने वाला हूँ या राइटर बनने वाला हूँ। तो एक थॉट मेरे दिमाग में अटक गया था कि स्टोरी पे फिल्म बने तो बहुत अच्छी बने, तो चाहे कोई और डायरेक्ट करे। तो मतलब पहले खाली आपने स्टोरी लिखी थी, वो टाइम पे कोई डायरेक्शन करने का या आप डायरेक्ट करोगे तभी इसको करोगे, ऐसा कुछ नहीं था? कुछ नहीं। आपने बस एक कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आपने वो डेवलप किया। देखिए आगे किसी के साथ क्या होने वाला है, कौन क्या बनने वाला है, किसी को पता नहीं होता है। ऐसे स्टोरी तो बहुत सेलिब्रिटीज की है, मैं तो छोटा डायरेक्टर हूँ, तो मेरे दिमाग में उस वक्त ऐसा था नहीं कि मैं कोई ऐसे डायरेक्ट करने वाला हूँ या कोई क्रिएटिव बनने, राइटर बनने वाला। तो एक थॉट मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये एक ट्रू इंसिडेंट पे अगर ऐसी फिल्म बन सकती है या अगर इसको बनाया जाए तो बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। वो स्टोरी मुझे बहुत दिमाग से मेरे जा नहीं रही थी, वो ऑन एंड ऑफ चलती रहती थी। फिर जब मैंने आपकी कंपनी एज ए क्रिएटिव हेड ज्वाइन किया, फिर वहाँ उसके बाद मैंने आपकी शोज किए, फिर मैंने पहली फिल्म जो आपके साथ एज ए डायरेक्टर राइटर मैंने की, फंस गए, जिसकी हमने जिक्र की थी जी। वो फिल्म जब मैंने थिएटर में देखी, हम लोग, आपको शायद याद होगा, मल्टीप्लेक्स में बैठ के ऑडियंस के साथ फिल्म देख रहे थे हैदराबाद में। एग्जैक्टली। तो वहाँ मुझे ऐसा लगा कि अगर वो फिल्म, जो वो थॉट जो मेरे दिमाग में, अगर उस पर फिल्म बनाई जाए, अभया पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो फिल्म बहुत अच्छी बन सकती है। तो वो
स्टोरी का आइडिया फिर से जागने लगा। वहाँ मुझे लगा कि ये फिल्म मुझे बनानी है। बट तब तक मेरे दिमाग में ऐसा ये नहीं था कि मैं डायरेक्ट करूँगा। एज अ राइटर मैं वो स्क्रिप्ट मैंने लिखना शुरू कर दिया था डिटेल में। वहाँ से वो फिल्म का आइडिया आया, फिर स्ट्रगल शुरू हुआ। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले तो थोड़ा सबको बताइए कि अभया क्या है, क्या सब्जेक्ट है। मतलब मैं खाली उसका उसका कुछ एक ग्लिम्स सुनना चाहता हूँ, जो मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि क्योंकि सबको अभया अभया पता है, हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट ये फिल्म किसके बारे में है और क्या है। एक कहावत है ना कि किसी को इतना ही मत डराओ जी कि उसका डर खत्म हो जाए। जब उसका डर खत्म हो जाता है फिर दुनिया उसे डरती है। तो वो इसी थॉट पे फिल्म है, फिल्म की कहानी है। फिल्म एक थ्रिलर है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक मैंने मराठी में इस तरह के सब्जेक्ट बनते हुए देखे। बने होंगे, मुझे नहीं मालूम, बट मुझे नहीं लगता कि अब तक ऐसी इस तरह के सब्जेक्ट में कोई फिल्म आई है। तो बहुत डिफरेंट है और कोई टिपिकल लव स्टोरी नहीं है। अभया का मतलब एक फियरलेस, एक औरत की कहानी है। एक सिंपल गांव की औरत है जिसकी एक छोटी मासूम बच्ची है। वो औरत खुद मासूम है, बहुत ही सीधी सादी आज्ञाकारी, जैसे औरत कहते हैं ना, मैरिड वुमन है, उसकी कहानी है। वो औरत के साथ कुछ ऐसे हालात पेश आते हैं जहाँ उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और वो औरत सीधी सादी औरत जिसने कहीं मच्छर नहीं मारा, मक्खी नहीं मारी, वो कैसे 4 मर्डर कर लेती है। एक सिंपल सीधी गांव की औरत से एक फीललेस औरत में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसकी कहानी है अभया। मतलब यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट एनी फीमेल। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कभी भी अभया बन सकती है। हाँ, मैं बिल्कुल ये तो नहीं कहूँगा कि हर औरत मर्डर करती है या किसी को मार देगी, बट औरत को दबाना और उसको डराना, करेक्ट, वो बिल्कुल गलत है। वो एक मैसेज हम देना चाह रहे हैं। सो इट्स अ फीमेल ओरिएंटेड हार्डकोर बिल्कुल थ्रिलर फिल्म, बट वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू यू एज अ राइटर डायरेक्टर। एग्जैक्टली। और अभी तक जितने हमने प्रोड्यूस किए फिल्मों के, हमने इम्पा में किए, कुछ हैदराबाद में किए, और फिल्म का रिस्पांस आपने देखा ही था जी। बहुत सुपर्ब रिस्पांस आया है और हमें लगता है कि हमने एक अच्छी खासी फिल्म बना दी और मैसेज लोगों को बहुत पसंद आया है। गाडी घे जंगलाकडे घे. जंगलाकडे कशाला? साहेबांना वाघाचा आवाज ऐकायचा आहे. जब तुमने राइटिंग किया होगा इसका या तुमने अभया फिल्म को लिखा था, वो टाइम पे तो तुमको पता नहीं था कि आप डायरेक्ट भी करने वाले हो, बिकॉज यू आर नॉट डायरेक्टर दैट टाइम। करेक्ट। सो ये कॉन्फिडेंस कब आया कि ये फिल्म को मैं अब डायरेक्ट भी कर सकता हूँ या मुझे ये फिल्म को डायरेक्ट करना है? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि ये जब तुमने मुझे पिच किया था वो टाइम पे हम लोग खाली सब्जेक्ट के बारे में ही डिस्कशन कर रहे थे। करेक्ट। बट देन इवेंचुअली जैसे मुझे उस फिल्म में भी लगा कि इस फिल्म को भी फिर आप ही डायरेक्ट करो, बट वो इंसिडेंस हुआ क्या था? हाउ यू बिकम अ डायरेक्टर? लाइक हमारे बीच का कन्वर्सेशन खाली मैं आपके वहां से सुनना चाहता हूँ। कि जैसे कि पहली फिल्म जो मेरी थी फंस गई यार, उसमें भी मैं राइटर ही मैंने सब्जेक्ट लिखा था। हाँ। बट आपको लगा कि यार ये तू ही कर ले, तेरे से बेटर वो कर नहीं पाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि हर राइटर का एक अपना एक विजन होता है, एक इमेजिनेशन होता है। वो आपने मेरे अंदर देखा तो आपने कहा था फंस गए यारो जो पहली फिल्म थी वो तू डायरेक्ट कर ले। सिमिलरली सेम ऐसे ही हुआ था। जब मैंने अभया नरेट किया तो वो आपको स्पार्क मेरे अंदर वापस दिखा और आपको अगेन मेरे में कॉन्फिडेंस था कि नहीं ये सब्जेक्ट को तू ही बेटर हैंडल कर पाएगा। कदम कुछ भी हो जाए बचना है। फिल्म को आप जब प्रोड्यूस करते हो तो उसमें सबसे पहला जो मेन पार्ट है वो आता है फाइनेंस का। वेरी ट्रू। एज ए प्रोड्यूसर आई वाज कन्विंस्ड विद द स्क्रिप्ट। मुझे पता था और आपको पता था कि ये फिल्म
बहुत कॉम्पैक्ट बजट में बनाना बहुत मुश्किल है। जी तो जी। कैनवास बड़ा था, में एक्शन है, थ्रिलर है, और बहुत इसमें बहुत कुछ चीज़ें थी, एलिमेंट जो ऐसे कम बजट में बनाना बहुत मुश्किल था। पता नहीं मेरा कॉन्फिडेंस कुछ सब्जेक्ट पे बढ़ गया था कुछ, आप कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है, या आपको लगता है कि नहीं अब इस प्रोजेक्ट के को जस्टिफाई करने के लिए आपको इस लेवल पे जाना ही पड़ेगा। हर प्रोड्यूसर को फाइनेंस की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है, और ऑब्वियसली उसके बगैर तो कोई फिल्म प्रोड्यूस होती नहीं है। पर मुझे याद है कि मैंने तुमको इतना बोल दिया था कि कास्टिंग करना शुरू करो, इस पिक्चर को कहीं कैसे भी करके हम लोग बना लेंगे। ये मैंने तुमको बोल तो दिया था, बिकॉज यू आर ऑलरेडी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द कास्टिंग। बट एक ही फोन मैंने आके किया, जिनका नाम है मिस्टर विमल राज माथुर। वो मेरे काफी पुराने फ्रेंड भी है सबसे पहले तो, इसके अलावा वो मेरे बहुत बड़े वेल विशर है, एंड ही हैज अ कॉर्पोरेट कंपनी जिसका नाम है ग्रेडियंट इंफोटेनमेंट लिमिटेड। कुछ सालों पहले मैंने कुछ काम किया था इनके साथ में, और कहीं ना कहीं वो शायद मेरे को थोड़ा ट्रस्ट करते हैं। बट मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं उनको बोलूंगा और वो क्या रिस्पॉन्स करेंगे। बट फिर भी मुझे तो अब सबको बताना था कि मुझे तो कहीं ना कहीं से फंडिंग अरेंज करना था, क्योंकि फिल्म तो प्रोड्यूस करनी थी मेरे को। दैट डिसीजन आई ऑलरेडी टुक। तो मैंने 2-4 लोगों का ऐसे, जो मेरे सर्कल में जो मेरे लोग हैं जिनके पास में फाइनेंस पिक्चर के लिए ले सकता हूँ या काम करने के लिए फंडिंग ले सकता हूँ, तो 2-4 लोग का मैंने ऐसे नाम लिखा, और मैंने सोचा कि यार एक के बाद एक ही सबसे मैं बात करता हूँ, देखता हूँ कौन मुझे सपोर्ट करता है या कौन आता है प्रोजेक्ट में। बट फॉर्चुनेटली पहले ही फोन मैंने विमल जी को किया, और मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ मेरे ख्याल से 2-3 मिनट भी बात नहीं करी होगी। मैंने खाली उनको इतना ही बताया कि एक फिल्म है जो मैं करना चाहता हूँ, और एक मराठी फिल्म है, और इसका एक बजट जो मुझे चाहिए था वो मैंने बोला। मुझे आज भी इस बात का यकीन नहीं आता है कि इतना जल्दी कोई किसी को हाँ कैसे बोल देता है। ना तो उन्होंने कोई स्टोरी सुनी, ना उन्होंने मुझे कास्टिंग के बारे में पूछा, ना उन्होंने मुझे ये पूछा कि तुम कब शुरू करने वाले हो, कब खत्म करने वाले हो, क्या बिजनेस होने वाला है, क्या होने वाला है। एक कॉन्फिडेंस के ऊपर उन्होंने मुझे गो अहेड बोल दिया, एंड बिकॉज ऑफ विमल जी आई मस्ट से थैंक्स टू हिम कि अभाया स्टार्टेड बिकॉज ऑफ मिस्टर विमल राज माथुर। हमें खुशी है कि जब डॉक्टर विमल राज माथुर फिल्म के प्रीव्यू पे आए, उन्होंने जब फिल्म देखी तो काफ़ी खुश थे, एंड ही वाज हैप्पी। तो अगर जिसका पैसा लगा है वो खुश है, तो इट्स योर सेटिस्फेक्शन। बीइंग अ राइटर डायरेक्टर, बीइंग अ पार्टनर प्रोड्यूसर, आपको और क्या चाहिए। एक्शन। नहीं, वो तो बात एकदम सही है कि पिक्चर तो मेरे ख्याल से अच्छी बनी और सबको अच्छी लगी। बट इसके कास्टिंग के प्रोसेस के बारे में थोड़ा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे पहली कास्टिंग जो हमने की थी वो कमलेश सावंत की थी, दृश्यम में। अरे उनके घर पे गए थे हम लोग, थाना में गए थे, और काफ़ी अच्छी मीटिंग रही, और काफ़ी घंटे हम उनके घर में बैठे रहे, एंड ही वाज वेरी फ्रेंडली। हमें तो लगा शायद वो करेंगे नहीं करेंगे, बट उन्होंने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया, उनको स्टोरी अच्छी लगी, हम अच्छे लगे। ही रेडीली एक्सेप्टेड ऑफर। रात्री मला ना सुरमई फ्राय पाहिजे, नाही मिळालं ना तर तुझी ना कातडी फ्राय करी, सी मुझे लगता है जहां तक आप किसी एक्टर को एज ए स्क्रिप्ट वाइज कन्विंस कर देते हो, सबसे पहले तो ऐसे एक्टर जो काफी फिल्में करते हैं या कर चुके हैं, उनके लिए स्क्रिप्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, उनके लिए मुझे लगता नहीं है कि वो ज्यादा उनके लिए पैसा या उनके लिए, जब उनको स्क्रिप्ट समझ में आती है तो मुझे लगता है वो हर चीज करने को तैयार हो जाते हैं। और सबसे पहला काम हम लोग ने वही किया था जहां तक मुझे याद है, करेक्ट, कि जब उनको स्क्रिप्ट सुनाया था, एंड ही वाज वेरी मच कन्विंस्ड टू डू द फिल्म। एग्जैक्टली। और वही हमारा प्लस रहा कि सबसे पहले जब कास्टिंग उनकी हो गई तो प्रोजेक्ट ऑन हो गया था। कमलेश सावंत के बाद में जो मेन, जो सबसे बड़ी कास्टिंग है इस फिल्म की, मेन लीड, अब अभया बना रहे हो तो अभया तो चाहिए ना। और वो अभया का कास्टिंग जो था वो मेरे ख्याल से सबसे चैलेंजिंग था हम लोग। करेक्ट, बीइंग इन कास्टिंग डायरेक्टर ऑल्सो एंड बीइंग इन राइटर डायरेक्टर ऑल्सो,
जो जब सबसे बड़ा जो स्ट्रगल चला जो हम लोग का, मुझे लगता है अभया की मेन लीड कास्ट करने के लिए ही चला था. चला आता मजा करूया, थोडीशी मजा, कारण पूर्ण कार्यक्रम करायला वेळ नाही आपल्याकडे. आप चाह रहे थे एज अ प्रोड्यूसर कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस को लेवे और बहुत बड़े नाम, जो हम काफ़ी हमने टेलीविजन की, फिल्मों की बड़ी एक्ट्रेस से भी हमने बात की, मीटिंग्स की, बट समहाउ हम लोग दोनों ने मिलके एक पॉइंट पे हमने सोचा कि नहीं, बाकी एक्टर्स बड़े ले लेते, ये कैरेक्टर में एक ऐसी लड़की को कास्ट करते जो हमारे कंट्रोल में हो और ये रोल को अच्छे से निभा पाए, वरना वो स्टारडम वाली कोई एक्ट्रेस आ जाएगी, वैनिटी वैन वाली, स्पॉट बॉय वाली, पर्सनल स्टाफ वाली, तो ये कैरेक्टर को उतना अच्छा निभा नहीं पाएगी. तो आई थिंक पिछले हम लोगों ने फिर डिस्कस किया, फाइनली वी जीरो डाउन ऑन योगिता भोसले. हम दोनों ने जीरो डाउन तो किया था, दैट इज ओके, बट उसका जो फाइनल कॉल था वो तो तुमको लेना था ना. करेक्ट करेक्ट. तुम बोल रहे थे, बट उसके अलावा मेरे दिमाग में और भी ऑप्शंस चल रहे थे, बट मुझे इतना लग रहा था कि तुम ऑलरेडी कन्विंस हो चुके थे कि नहीं, मुझे इसी को लेके करना है. तो इतना कॉन्फिडेंस योगिता पे कैसे आया? इधर बैठ, डायरेक्ट आके. और इधर बैठ गए. नहीं, आपने मुझे लालच भी दिया. आपने एक साउथ की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है जो आई थिंक आप बहुत अच्छे जानते हो उनको, मैं नाम नहीं लूँगा, अभी वो फिल्म में है नहीं, तो आपने मुझे ये भी लालच दिया कि देख, ये तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है. मैं चाहूँ तो साउथ की एक बड़ी एक्ट्रेस है, मैंने उससे बात कर ली है. करेक्ट. चाहे तो हम उसको भी कास्ट कर सकते हैं, वो बड़ा नाम है साउथ में, 2-3 फिल्म्स कर चुकी है, अच्छी आर्टिस्ट भी है, उसको लेके आते हैं. आपने मुझे मराठी की बहुत बड़ी एक्ट्रेस, उसका भी लालच दिया कि भाई ये भी एक्ट्रेस हम ला सकते हैं, देख फंडिंग का टेंशन नहीं है. बट वो लालच नहीं था, वो प्रोजेक्ट को लेके, वो मैं लालच में कहूंगा कि एक लालच डायरेक्टर के लिए लालच चाह रहा था वो प्रोजेक्ट अच्छा बने और अच्छा बने. कोई यश चोपड़ा बोले सिद्धार्थ आनंद को कि मैं शाहरुख खान देता हूँ, तो उसके लिए लालच बहुत भाई, क्योंकि एक हर डायरेक्टर के लिए आपने बड़े बड़े ऑप्शंस दिए मुझे ये कैरेक्टर के लिए. करेक्ट करेक्ट. बट मेरे एज अ राइटर मेरे दिमाग में जब मैं सीन्स दिख रहा था, तो वो सीन्स बहुत टफ थे. जो आपको पता है, आप शूट पे थे मेरे साथ में. वो सीन्स इतने टफ थे कि कीचड़ में गिरना, जंगल में भागना, धूप में चलना, बहुत टफ कैरेक्टर था वो. इतना इजी नहीं था जो हर लड़की के लिए प्ले करना इज वेरी टफ. जो नाम्स आपने मुझे सजेस्ट किए, जो बहुत बड़ी बड़ी हीरोइंस थी, कोई और डायरेक्टर होता तो शायद एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि बीइंग अ प्रोड्यूसर आप बहुत, आपका भी नाम है हैदराबाद में, तो आप ला सकते थे. और कुछ लड़कियां तो बड़ी एक्ट्रेस कन्विंस हो चुके थे करने के लिए, मुझे याद है. बट तुम कन्विंस नहीं हो रहे थे कि तुम्हें लगा कि नहीं. मुझे एक ही लालच था कि योगिता के साथ हमने मिलके काम किया था. योगिता में एक टैलेंट ये था कि योगिता को हम कंट्रोल करके बहुत अच्छे से उससे काम निकाल सकते. ये ऐसा कौन सा काम किया योगिता के साथ में जो तुम्हें कॉन्फिडेंस था? एक शो हमने किया था सावित्रीबाई फुले, जो हमने डिस्कस किया था, जो पीरियड ड्रामा था, उसमें योगिता ने बहुत इंपॉर्टेंट प्ले, एक कैरेक्टर प्ले किया था. हाँ मुझे याद है वो. और बहुत बड़ा रोल तो नहीं था योगिता का, बट अच्छा था, इम्पोर्टेंट रोल. शी वाज वेरी गुड. आई मीन, हालांकि तब उसकी शादी नहीं हुई थी, तो बहुत अच्छी योगिता शुरू से अच्छी आर्टिस्ट थी, तब से वो हमारे टच में थी भी. तो जब लिखते वक्त भी कई बार योगिता दिमाग में आई थी मेरे, बट मुझे ये था कि मुझे मालूम है रुपेश जी कोई बड़ा नाम ही सोचेंगे, तो उनका आपको आपकी आदत मुझे पता है कि आपको बड़ा कैनवास, प्रोजेक्ट बेचना, प्रोजेक्ट खड़ा करना आता है. क्योंकि मेरे लिए प्रोजेक्ट से बड़ा कोई नहीं. Exactly. प्रोजेक्ट बड़ा बनता है तो सबसे बड़ी बात वही है. तो योगिता में मुझे एज अ डायरेक्टर कॉन्फिडेंस था कि जो सीन्स योगिता से मैं करवा सकता हूँ, जैसे इसमें उसका पति उसे पट्टे से मार रहा है, जंगल में वो भाग रही है, गिर रही है, एक्शन सीन्स है. इजी नहीं था, मतलब वो कैरेक्टर को करना, और बड़ी हीरोइन से इस तरह के काम निकलवाना बहुत इजी नहीं होता है, कई बार टफ होता है. मुझे लगा कि योगिता ये बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेगी. एक कॉन्फिडेंस था. कॉन्फिडेंस तो आपको भी था, ऐसी बात नहीं था कि योगिता नहीं करेगी, बट बीइंग अ प्रोड्यूसर आप और नाम सजेस्ट करे थे बिकॉज ऑफ रीजन जो हमने डिस्कस किया. और सबसे बड़ी बात, योगिता की कोई आइडेंटिटी थी नहीं, योगिता बहुत ओवर एक्सपोज नहीं थी. करेक्ट. योगिता को बहुत ज्यादा लोगों ने देखा नहीं स्क्रीन पे. दो शी हैज डन डेली सोप्स इन मराठी, शी हैज डन कपल ऑफ शोज विद अस आल्सो,
बट योगिता ओवर एक्सपोज नहीं थी। करेक्ट। और योगी अभया में एक ऐसी लड़की चाहिए थी हमें जो अच्छी परफॉर्मर हो और ज्यादा लोगों ने देखा ना हो। तो ये मेरे दिमाग में एज अ डायरेक्टर राइटर ये था कि शी वाज नॉट ओवर एक्सपोज। ये क्वालिटी आर्टिस्ट अच्छी थी, हमारे कंट्रोल में भी उसने बहुत अच्छा काम किया और योगिता से मैंने बहुत अच्छा काम मैं निकाल सकता हूँ, तो ये मुझे पता था। जंगल फिल्म झालं तो सावित्रीबाई फुले कर रहे थे वो टाइम पे शी वाज नॉट मैरिड, जहां तक मुझे याद है। करेक्ट करेक्ट। बट वो 10 साल के गैप के बाद में आफ्टर शी वाज मैरिड एंड हैविंग हर लाइफ, मैरिड लाइफ, कैसे आपने मतलब सोच लिया कि ये अभया का कैरेक्टर कर लेगी? मुझे तो थोड़ा सा मतलब उसी में मैं कंफ्यूज था कि क्या वो कर पाएगी क्या? इतना टफ जो आप बोल रहे हो, जंगल में भागना, ये करना, मारना पीटना, ये एक शादीशुदा होने के बाद में कोई कर लेगा? ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? नहीं, वो कहते हैं ना कि जब किसी का कमबैक होता है तो बहुत अच्छा होता है, चाहे वो शाहरुख खान हो, योगिता हो। एक आदमी एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब वो ब्रेक लेता है, जब उसका कमबैक होता है ना, बहुत अच्छा होता है। चाहे अमिताभ बच्चन हो, आपने देखा होगा हिस्ट्री में जो भी एक्टर ने कमबैक किया है तो उसका कमबैक मोस्टली अच्छा ही होता है। तो मुझे एक चीज तो कॉन्फिडेंस थी, योगिता इमोशंस के मामले शी इज टू गुड। अगर आपको रुलाना है वो लड़की 2 मिनट में आपको रुला देगी। वो कॉन्फिडेंस तो योगिता में था कि एज एन आर्टिस्ट वो बहुत अच्छी है, लेकिन 10 साल के बाद आ रही है तो क्या वो वापस कर पाएगी? हाँ। मेरा सबसे बड़ा टेंशन जो था वो वही था कि पहले जो किया था वो ठीक है, पर अभी इतने साल के बाद में वापस, वो भी इतनी बड़ी फिल्म में, वो भी मेन लीड। करेक्ट। तो शादी के बाद उसके 2 बच्चे भी हो गए योगिता के। वही तो बोल रहा हूं। शादी नहीं और फैमिली लाइफ शुरू हो गई। जो हमारा कैरेक्टर था वो बच्चे की माँ है और योगिता, और उसमें एक इनोसेंस भी है जी, तो योगिता में है। बिकॉज वो ऑलरेडी बच्चों की माँ है तो उसमें वो इमोशन आपको मिल सकता है। वो एक बच्ची को समझना, एक माँ का रोल प्ले करना, बिकॉज शी हरसेल्फ इज अ मदर। तो बीइंग अ मदर वो इमोशन उसने अच्छा कैरी किया, वो खुद एक बच्ची की माँ है। दूसरी चीज, योगिता के फेस में एक इनोसेंस है जो मैंने कास्टिंग करते वक्त हम लोगों ने काफी डिस्कस भी किया था। वो इनोसेंस जो योगिता के फेस में है वो कैरेक्टर के लिए बहुत यूजफुल था। जो आपने डायलॉग बोला ना कि किसी को इतना मत डराओ कि वो, करेक्ट, तो वो उसके ऊपर जाता है। बट हम जब मिले उससे, जब उसका कमबैक हुआ, हमने 2-3 मीटिंग्स की, कुछ मैंने अकेले में की, कुछ आपने की, वहां से मुझे कॉन्फिडेंस लगा ये कर लेगी। मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस पहले जेन्युइनली नहीं था, मुझे ये पता था वो अच्छा करेगी, बट आफ्टर वॉचिंग द फिल्म एग्जैक्टली आपने मुझे बोला, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना अच्छा करेगी, और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि शी वाज बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन। आई नो जीव घेण्यायातना का दिल्यासा जन्माला, क्योंकि उसने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे पता है हम लोग ने अलीबाग में या जहाँ भी शूटिंग किया वहाँ पे हमारा इतना बड़ा प्रोडक्शन का कैनवास नहीं था। इनफैक्ट शूटिंग में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे मुझे लगा कि योगिता के साथ कुछ हो सकता है। जैसे हमने कुछ जंगल में शूट किए थे, फिल्म सिटी में, चाइना क्रीक में, फिर हम लोग अलीबाग में कुछ जंगल में हमने शूट किए थे, कुछ थाना के जंगल में शूट किए थे हमने। वहाँ बहुत वेनमस स्नेक्स थे, लेपर्ड्स थे, उसके बीच में योगिता ने शॉट दिया और इतना टफ एक्शन शूटिंग काफी स्कैरी भी था और काफी मतलब, और 1-2 बच्चे की माँ है, फैमिली भी संभाल रही है, उसको उससे शूट करवाना, वो एक टफ जॉब था एक एक्ट्रेस के लिए। चलिए अच्छा है आपका कॉन्फिडेंस था उसके ऊपर और उसने वो कॉन्फिडेंस को पूरा लेवल अप किया। आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया था हम लोग ने कि किसी और को कास्ट नहीं करके हम लोग ने योगिता को एक कास्ट किया। आपका भी डिसीजन हो सकता है कि बहुत अच्छा कुछ हो जाता, बिकॉज जो हीरोइंस आपने सजेस्ट की, जो बहुत बड़ा नाम था, हो सकता है कि फिल्म बहुत बड़ी बन जाती, बट वो कैरेक्टर, वो मुझे लगता है जो योगिता कर पाई, फिल्म बड़ी बन सकती थी पर फिल्म इतनी अच्छी नहीं बन सकती। हाँ, वो आपने प्रीव्यू देखने के बाद आपने मुझे अभी कहा भी खुशी है कि हम लोग ने एक अच्छी फिल्म बनाई है। वेरी गुड। हो सकता है वो बहुत बड़ी फिल्म ना हो,
बट एक अच्छी फिल्म बनाई है। करेक्ट, ये मुझे अभी देखने के बाद में लगता है। करेक्ट करेक्ट। एक और कैरेक्टर जो तो हम लोग ने कास्ट किया, जिसका नाम तो पहली बार सजेशन तो आपने ही दिया था, बट वो नाम कैसे आया आपके दिमाग में? दादा किंवा ती बाई ह्यांच्यापैकी एकाने मरणं हे गरजेचं आहे। मोहन जोशी। मोहन जोशी मेरे दिमाग में ऐसा है, जो इसमें एक विलन कैरेक्टर था अभया में, जो एक पॉलिटिशियन है। क्योंकि बहुत जन ने हमें कहा भी था कि मोहन जी अभी फिल्म में काम नहीं करते, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, पूना में आराम से अपने घर पर रिलैक्स कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो हमें तो पता था वो करेंगे नहीं करेंगे, वो भी कॉन्फिडेंस नहीं था। बट वो कहते हैं ना कि एक प्रोजेक्ट जब अच्छा बन रहा होता है तो सब कुछ अच्छा होने लगता है। फाइनेंस भी आ जाता है, अच्छे एक्टर्स भी आ जाते हैं, अच्छी कास्टिंग भी हो जाती है, फिल्म भी अच्छी बन जाती है। तो मोहन जोशी जी के घर गए, मुझे लगता है एक कप चाय पिए, बातचीत में 5-10 मिनट में वो कन्विंस हो गए। उन्होंने स्टोरी भी सुनी नहीं, उन्होंने सिर्फ हमसे मुलाकात की। वो शायद ये देखना चाह रहे थे कि फिल्म कौन बना रहे हैं, और आई थिंक उन्होंने इंडस्ट्री ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था। उन्होंने कहा कि अभी मैं फिल्म में काम नहीं करता हूँ, ये शायद मेरी आखिरी फिल्म होगी। दत्ता, जादवला फोन ला। कमलेश सावंत, मोहन जोशी, काफी अच्छे एक्टर को कास्ट हम लोग ने कर लिया था ऑलरेडी। इसके अलावा जो कास्टिंग हुआ, थोड़ा उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो बाकी कास्टिंग जो है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। करेक्ट। सबसे पहले तो गणेश यादव जी के बारे में कुछ बताइए। ऐसे थोड़ी अभी ऐसा लग रहा है कि उठाया मारा छोड़ बिंदा। कंपनी फिल्म में जो मतलब मुझे अगर गणेश यादव के बारे में बात करोगे तो मुझे कंपनी ही दिखता है, जहाँ पे उनका जो भी रोल था करेक्ट वो काफी प्रोमिनेंट था। हालांकि उन्होंने बहुत सारी फिल्में करी है, बट दैट वाज माय फेवरेट। गणेश यादव जैसा आपने कहा मेरे फेवरेट एक्टर रहे हमेशा। मैंने जब कॉलेज में भी था, मैंने उनकी फिल्म देखी थी, मैंने ये वाज माय फेवरेट एक्टर। बड़े बड़े मेकर्स के भी फेवरेट है। तो वो ये कैरेक्टर के लिए एक जो नेगेटिव लीड कैरेक्टर जो हमारे फिल्म में है, उसके लिए मुझे वो आइडल चॉइस लगी थी। एकच वादा मोहन दादा। एक बार जो मोहन जोशी भी आ गए थे, कमलेश सावंत भी आ गए थे, और गणेश यादव भी हमारी फिल्म में आ गए। तो हम लोगों ने काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग कास्टिंग तो कर ली थी। एक और कास्टिंग काफी अच्छी थी जो मेरी फेवरेट थी, जो मैं तुम्हें हमेशा बोलता था कि यूसुफ भाई ये इसको कास्ट करो। करेक्ट। वो कास्टिंग मैं नहीं भूल सकता, वो मेरी फेवरेट कास्टिंग है। जबकि ऑलमोस्ट जिसका नाम है रोहित कोकाटे जी। ऑलमोस्ट सारी कास्टिंग मैंने की, लेकिन मेरी फेवरेट कास्टिंग वो आपकी कास्टिंग है जो आपने की मेरे लिए। उसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ जी। रोहित कोकाटे, जैसे मैं लोगों को बता दूं कि रोहित एक इंटरनेशनल एक्टर है। अरे ही इज फैंटास्टिक। अभी जो लास्ट में जो एक फिल्म जो ऑस्कर में आई है, उसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, बट ही वाज अ मेन लीड ऑफ दैट फिल्म। एग्जैक्टली। रोहित ने बहुत अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, और वो काफ़ी बड़ा अच्छा एक्टर है। वो भी नेटफ्लिक्स पे भी उसकी एक फिल्म है जिसमें उसने लीड कैरेक्टर प्ले किया है। तो काफी अच्छा काम करता है। बाकी कास्टिंग तो चलो अच्छी थी, बट ये कास्टिंग स्पेशल क्यों थी कि जो रोल रोहित कोकाटे ने प्ले किया, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था उसमें। अच्छा, इसके अलावा जो और भी एक दो कास्टिंग है वो भी काफी अच्छी हो गई है मेरे ख्याल से। वो भी आपने बाकी जो हमारी कास्टिंग है वही मराठी के बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा मराठी में काम किया। मराठी के फेमस एक्टर है उमेश बोलके, और अनिकेत केलकर। जंगल फिरून झालं आई थिंक ये दोनों भी मराठी के बहुत बड़े नाम है और अच्छे नाम है, मतलब अच्छा काम करते हैं। जहाँ जैसा जो परफॉर्म किया अपने फिल्मों में उन्होंने। काफ़ी फेमस एक्टर है और मराठी में इन्होंने काफ़ी फिल्में सीरीज की है। और मुझे लगता है कि हमारी फिल्म की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो कास्टिंग है। यस। अनडाउटली स्टोरी बहुत अच्छी है। जिन लोगों ने स्टोरी सुनी, फिल्म देखी, कहानी लोगों को बहुत पसंद आई। फिल्म की कास्टिंग बहुत अच्छी हो गई। फिल्म का म्यूजिक लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। उस पे मैं भी आने वाला हूं। तो म्यूजिक फिल्म का बहुत अच्छा हुआ।
फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा हुआ, ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी बन गई है। करेक्ट। इसलिए नहीं कि हमने बनाई है, हमें उम्मीद नहीं थी, हम तो कोशिश ही करते हैं, और क्या आप एक प्रोजेक्ट लेकिन को जब आप बनाने का ट्राई करते हो, बाकी तो जब अपने लोग हाथ में है। तारीफ करते हैं, क्रिटिक्स तारीफ करते हैं, हाँ। तो अच्छा लगता है। अभी ओवरऑल हम लोग ने मतलब सारा कास्टिंग हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया, ये सब के बारे में बात जो की हम लोग ने, एंड शूटिंग जो आपने करी वो अलग अलग लोकेशंस पे करी, जो लोकेशंस पे आप गए थोड़ा सा मतलब उसके बारे में बता दीजिए कि आपने पूरी फिल्म को कहाँ कहाँ पे शूट करी है। मुझे लगता है पूरे महाराष्ट्र में शूट किया हमने ऑलमोस्ट। जैसे हम लोग क्या लोकेशंस थे मतलब पिक्चर? हमने तो स्टार्ट तो बॉम्बे से किया, फिल्म सिटी से। फिल्म सिटी की कोई जंगल पार्ट फिल्म सिटी छोड़ा नहीं, हम लोगों ने एक्सप्लोर कर दिया। और थाना के जंगल में चाइना क्रीक, चाइना क्रीक में हमने शूट किया फिल्म को। फिर हम लोग अलीबाग गए, अलीबाग के काफ़ी पार्ट्स में, अलीबाग के गांव में हमने शूट किया। तो काफ़ी पैचवर्क किए, कुछ सीक्वेंस हमें लगा नहीं और अच्छा बेटर कर सकते हैं, तो हमने और उसको बेटर कर रीशूट किया। फिल्म शूट करते वक्त बारिश भी बहुत हो रही थी। एंजॉयिंग द शूट भाई। सीजन पूरा बारिश का, बारिश का सीजन था, बस उसका अच्छा भी लगा कि उसके 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 वजह से काफी अच्छी फ्रेम दिख रही है, क्योंकि पूरा ग्रीनरी हर जगह पे थी वो टाइम पे जब उन्होंने शूट किया। करेक्ट। लेकिन टफ था शूटिंग के लिए, बिकॉज फिल्म कैमरा था, टेक्नीशियन थी और इक्विपमेंट थे, उसको भी संभालना था। बारिश की वजह से कई बार शूटिंग भी रुक गई। बट फाइनली हम लोग ने पिक्चर जो है वो अलग अलग लोकेशंस पे इतने अच्छे आर्टिस्ट लोग के साथ में मिलकर कंप्लीट कर ली, और फर्स्ट कॉपी भी ऑलमोस्ट हमारी रेडी है। नहीं, टफ पार्ट ये था कि पूरी फिल्म की जो कहानी है वो 80% जंगल की है। तो आप देखिए हाउस होल्ड गाँव में शूट करना, घर में शूट करना है, सिटी में शूट करना इतना टफ नहीं होता है। बट पूरी हमारी जो फिल्म की कहानी है वो 80% जंगल में है। सो अभी एक और चीज हुई हमारे साथ में कि जब तुमने मुझे बुलाया है कि सर फर्स्ट कॉपी अभी रेडी है और हम लोग आप देख लीजिए, और मैं जब स्टूडियो में आया और हम लोग ने फर्स्ट कॉपी देखा, फर्स्ट कॉपी देखने के बाद में पिक्चर कंप्लीट हो गई, फर्स्ट कॉपी ऑलमोस्ट रेडी थी, फिर कुछ एक नया आइडिया कहाँ से आया तुमको? नहीं, मैं पिक्चर जब एडिट करा था, लाइनअप कंप्लीट हो गई थी, ऑलमोस्ट फर्स्ट कॉपी मुझे रेडी हो गई थी, बट मुझे लगा फिल्म में कुछ कमी है, मुझे लगता है कुछ और ऐड हो जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। एंड ऑफ द डे वी आर मेकिंग एन इंडियन सिनेमा, एक टिपिकल हम लोग एक फिल्म बनाया जिसमें इमोशनल कहानी थी। मुझे लगा कहीं इमोशन पार्ट मिस है थोड़ा सा। थ्रिलर पार्ट तो हमने बहुत अच्छे शूट कर लिया था, मर्डर सीन अच्छे शूट कर लिए थे। मुझे लगा फिल्म में इमोशन, उसकी फिल्म की ओपनिंग, फिल्म का एंड थोड़ा और बेटर हो सकता है, कुछ इमोशनल एलिमेंट डाले फिल्म में तो फिल्म और बेटर बन सकती है। तो मुझे लगा अगर 2-3 दिन का शूट हम और कर ले और कुछ इमोशन पार्ट अगर इसमें ऐड कर ले ओपनिंग एंड में, तो फिल्म का एक अलग कलर आ जाएगा। तो बट मेरा सोचना इतना आसान नहीं, 3-4 दिन शूट करना इतना आसान नहीं होता है। उसमें जो बजट की रिक्वायरमेंट होती है वो मैं समझता हूँ। वो मेरा एक फियर था कि नहीं यार होगा नहीं होगा। फिर जब आप फर्स्ट कॉपी देखने आए, फिल्म आपको अच्छी लगी, फिर मैंने जब आपको कहा कि अगर मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, अगर हमने कुछ ऐड करे, कुछ इमोशन पार्ट इसमें ऐड करे तो फिल्म और बेटर बन सकती है। तो आइडिया तो आपको अच्छा लगा, लेकिन आपने बोला कि कितने दिन शूट करना है। मैंने जब कहा कि 3-4 दिन शूट करना है, तो वहाँ थोड़ा सा आपका पॉज आया। तो मुझे लगा ऑब्वियसली आप क्या सोच रहे, बीइंग अ प्रोड्यूसर इतना ईजी नहीं होता है फिल्म शूट करना 100 लोग का यूनिट लेके। तो लेकिन पता नहीं विद इन 5 मिनट्स आप एग्री हो गए, आपने कहा गो अहेड। क्योंकि जो शूट करने की तुम बात कर रहे थे वो मैं बहुत अच्छे से समझ रहा था कि वो क्या पार्ट शूट करने के लिए बोल रहे हो। अगर वो इतना समझ में नहीं आता तो शायद मैं आपको मना करता था, बट हाँ वो मुझे वही टाइम पे समझ में आ गया था देखने के बाद में कि ये होने से हमारी फिल्म और इन्हांस हो जाएगी। मेरी समझ आपके समझ में इसलिए आई कि आपने पॉडकास्ट में बोला ना, जो बात दिल से निकलती है सामने वाले दिल तक पहुंचती है। जी वो करेक्ट। तो मेरी बात जो दिल से निकली तो आपके दिल तक पहुंची, तब जाके वो आगे बात बढ़ी ना। नहीं, मेरे दिल तक तो पहुंची वो बात,
पर वही बात मैंने फिर विमल जी के दिल तक पहुंचाई। करेक्ट है, वो फाइनल सर के दिल तक भी पहुंचना चाहिए। कन्विंस तो मैं भी हो गया था, करना तो था, बट अगेन सेम प्रॉब्लम हर जगह पे वही होता है कि हर जगह पे कोई भी चीज शुरू तो होती है क्रिएटिवली, बट वो खत्म हो पाती है जब उसमें फंडिंग आता है। करेक्ट करेक्ट है ना, जब तक हमारे पास आइडियाज बहुत है हर एक के पास, बट वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है ना, क्योंकि जब तक उसमें फंड नहीं आएगा वो कैसे होगा। रोज एक नई आइडिया आती है सब लोगों को, बट वो शुरू नहीं हो पाती है। करेक्ट। तो मैंने अगेन उनको वही बोला जो मेरे को बोलना था, बट फॉर्चुनेटली मैं अगेन उनको थैंक्स यही बोलूंगा कि उन्होंने 1 मिनट में उस चीज को समझा और उन्होंने भी गो अहेड बोला, एंड देन आई सेड चलो यार कर दो इसको। और मुझे लगता है वो करना बहुत जरूरी था, क्योंकि उस पार्ट के आने से ही इसमें और एक बहुत पिक्चर अपनी एनहांस हो गई है। आता तर तुला अभ्यास झालंच पाहिजे। एज ए डायरेक्टर आर यू सेटिस्फाइड विद द फिल्म? देखिए, क्रिएटिविटी का कोई एंड नहीं होता। आप चाहे शोले देख के भी मेरे को लगता है रमेश से भी सेटिस्फाइड नहीं होगी, लेकिन जब ऑडियंस लोग आपकी फिल्म की तारीफ करते तब आपको लगता है कि हाँ कुछ आपने ठीक ठाक काम कर दिया। वरना आप कोई भी क्रिएटिव काम करो उसका कोई लिमिट नहीं होता। लेकिन जब हमने फर्स्ट प्रीव्यू किया इम्पा में, जब हमने कुछ मीडिया के लोगों को, कुछ क्रिटिक्स लोगों को बुलाया था, कुछ हैदराबाद से स्पेशल गेस्ट आए थे आपके भी, जब उन्होंने फिल्म देखी, जब उन्होंने फिल्म की तारीफ की, तब आपको लगा कि आपने अच्छा काम किया। बट आपको सेटिस्फेक्शन है एज ए डायरेक्टर कि हाँ जो मैंने सोचा था, जो मेरा विजुअल्स थे, जिस तरीके का मैंने अपने दिमाग में इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया था, वो कितने हद तक आप उसको लेके आ पाए? काफ़ी हद तक तो मैं सेटिस्फाइड हूँ फिल्म से। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम इतना नहीं था, बट आपको जब आप एडिट करते हो, फर्स्ट कॉपी जब आपने देखी, फाइनली जब आपने फिल्म एडिटिंग टेबल के अलावा जब आप प्रीव्यू थिएटर में देखते हो बड़े पर्दे पे, तब एक ऑडियंस की तरह जब मैंने फिल्म देखी, साथ में आप भी थे, तब मुझे लगा कि नहीं फिल्म हमने अच्छी तो बना दी। और जब लोगों ने तारीफ की तो लगा कि नहीं वाकई चले, मतलब एज ए डायरेक्टर यू आर सेटिस्फाइड विद द फिल्म। यस यस, कोई अंदर का आपका कोई बिल्कुल अंदर से कोई ऐसा गम नहीं है कि शायद ये और अच्छा हो सकता था या ये मुझे करने को नहीं मिला? नहीं, थैंक्स टू यू एंड डॉक्टर विमल माथुर कि आप लोगों के सपोर्ट से फिल्म तो अच्छी बन गई। ये पूरे पिक्चर में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मेरा बहुत फेवरेट है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पिक्चर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गई हम लोग की, वो है म्यूजिक। इसके जो गाने हैं, इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना अच्छा हो पाएगा। मैंने सोचा था चलो ठीक है कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि वैसे तो फिल्म में कोई ऐसा लिप सिंक वाला गाना तो है नहीं। फिल्म की जैसे मैंने कहा ना कि जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो है स्टोरी, उसके बाद कास्टिंग, फिर हमारी टीम ने जो स्पेशली हमारे जो डीओपी है विमल मिश्रा, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया। वो डिपार्टमेंट से भी बहुत सेटिस्फाइड हूँ। डायरेक्टर के कैमरामैन ने भी अपना काम अच्छा कर दिया। अब मेन बात बचा था म्यूजिक पार्ट, अब बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसको लेके हम बहुत टेंशन में थे। फिल्म तो हमने बना दी, अच्छा कैमरा वर्क हो गया, कास्टिंग हो गई, लोकेशन अच्छे मिल गए, कास्टिंग अच्छी हो गई, लेकिन म्यूजिक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। वहाँ आपका एक कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा मिला मेरे को। पूरी फिल्म में अगर आपका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो म्यूजिक में था। जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वद प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगत अभया भया। मतलब मेरी एक प्रोड्यूसर फ्रेंड है जिसने एक फिल्म बनाई है, मतलब प्यारी करके, तो उसके सेट पे वो मुझे पहली बार मिला था। वो टाइम पे वो मुझे नहीं लगा था कोई बहुत अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर है, बट कुछ कुछ काम करने से मुझे लगा था कि इसमें कुछ स्पार्क तो है, और इस फिल्म में मैं नए को ही काम देना चाहता था।
तो मैंने तो खाली एक चांस लिया था, मैं कंफर्म नहीं कर रहा था उसको। जैसे हम लोग लेते हैं ना, चलो यार थोड़ा करके दिखते हैं, कुछ अच्छा किया तो आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो कुछ किसी और को कर लेंगे। बट जो मैंने उसको कुछ करने के लिए दिया, वो उसने एक ही गाना इतना अच्छा करके दिया, जो उसका जो डेमो बना के दिया था। देन आई टूक अ डिसीजन कि नहीं यार चलो इस फिल्म के लिए आरपी सोनी को ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और मुझे लगता है कि उसने काफी अच्छा काम किया। हमारी पहली फिल्म में भी फंस गए यारों में भी उसने 2 गाने किए हाँ, थे। पर वो फंस गए यारो एक बहुत अलग टाइप की फिल्म Correct, थी, ये अब बहुत हाँ, अलग बिल्कुल टाइप की अलग है। फिल्म है, तो Correct. इसमें उसको हम कॉल लेना थोड़ा सा वो था, बट Correct. स्टिल ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। नहीं आरपी ने बहुत अच्छा काम किया, हाँ। नॉट ओनली एज ए म्यूजिक डायरेक्टर बट एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक भी उसने बहुत अच्छा किया। हाँ, करेक्ट। और जो विजन जो हमारे दिमाग में एक म्यूजिक का था, वो उसने बिल्कुल पकड़ा और उसने अच्छा ग्रैब किया। और ही इज अ वेरी कोऑपरेटिव, और म्यूजिक फिल्म का बहुत अच्छा हुआ, बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म का बहुत अच्छा हुआ। यानी किसी भी फिल्म के चलने में म्यूजिक का पार्ट कितना बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है वो तो आज हमको पता ही है। और आई होप कि उसके गाने काफी अच्छे लगेंगे बाकी लोगों को भी जब तक वो रिलीज होगा। ठीक आहे, घेऊन जा. त्याला घेऊन जा हॉस्पिटलमध्ये, ह्याचा जीव वाचा. हां, त्या बाईला जाऊ दे पळून. तो थेरडा नाना तुला, मला आणि या शिंदेला इकडेच ठोकेल मग. और फिल्म रेडी है। और मेरा जो इस फिल्म को लेके जो टारगेट है वो मैं बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म को हमें ना सारे फेस्टिवल्स में पहले लेके जाना है। बिकॉज वो ये फिल्म जो है इसको बहुत अच्छे से प्रमोट करनी है फेस्टिवल्स में। वो एक बहुत अच्छा जरिया है अगर हम लोग इसको अच्छी तरीके से फिल्म फेस्टिवल्स में उसको पहले प्रमोट करें, एंड देन विल गो फॉर अ थिएटर रिलीज। और उसके चलते अभी हमारी फिल्म जो है वो गोवा फिल्म फेस्टिवल से हम लोग इसको ओपन करने जा रहे हैं, जहाँ पे जो उनका एक डिवीजन है फिल्म बाजार, जहाँ पे ऑलरेडी ये फिल्म को सिलेक्ट कर लिया है, जहाँ पे इसका प्रीव्यूज होगा, वहाँ पे हम लोग काफ़ी हद तक इसको लोगों को दिखा के आगे का काम हम लोग कर पाएंगे, या रिलीजिंग का जो आगे का प्रोसेस है वो गोवा फिल्म फेस्टिवल से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ये मेरा प्लानिंग है। सो कुछ और आपको अभाया के बारे में बताना है? कोई आपकी कोई ऐसी कोई चीज़ रह गई है कि इस फिल्म के बारे में आपको कुछ और? मेरे ख्याल से हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया है। स्टिल यू हैव समथिंग टू टेल? नहीं, इतना ही कहूँगा कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है। जैसे हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहता है कि हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, थिएटर में जाके देखिए हम लोग बहुत क्लियर थे, मेरे ख्याल से स्पेशली आप, कि हम लोग कोई कमर्शियल फिल्म नहीं बना रहे जो बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड तोड़ देगी, ना कोई बहुत बड़ा इसमें। अच्छी फिल्म बनाना जरूरी है, पिक्चर चलना नहीं चलना हमारे हाथ में नहीं है। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, अच्छे एक्टर के साथ बनाई है, और हमने मराठी फिल्म बनाई है। मराठी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही नया सब्जेक्ट है, एक नई चीज़ है। मुझे लगता है कि मराठी इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड शुरू हो सकता है अगर ये फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिले तो। और आई थिंक हमने शुरू से हमारे दिमाग में ये था कि जब फिल्म बनाएंगे हम फेस्टिवल के लिए ही हम प्लान कर रहे थे। जी जी जी, जो आप बहुत क्लियर थे डे वन से। करेक्ट। कोई थिएटर तो ऑब्वियसली हम जाएंगे, बट मुझे बस यही चाहता हूँ कि ये फिल्म चले और इस तरह के सब्जेक्ट्स और मराठी में बने। जिस तरह की हमारी फिल्म है ना यूसुफ भाई, इसको अगर फेस्टिवल्स में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो ये अच्छे तरीके से प्रमोट हो जाएगी। और विदाउट प्रमोशन आज के डेट में किसी फिल्म को रिलीज करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। करेक्ट, ठीक है ना? बिकॉज हमको ये भी देखना है कि रिलीज कैसे होगी फिल्म। पिक्चर अच्छा बनाना इज नॉट ओनली थिंग। पिक्चर बहुत लोग अच्छा बना लेते हैं बट उसको रिलीज नहीं कर पाते। ठीक है यूसुफ भाई, बहुत अच्छा लगा। कोशिश तो मैंने करी कि मैं दिल से बात करूं, और मुझे लगता है कि आपके दिल तक मेरी बात पहुंची होगी। और जो भी कुछ आपने बताया वो काफ़ी जेन्युइन और ऑनेस्टी के साथ में हमारी बातें हुई। इस प्लेटफॉर्म का मेरा यही मतलब मेन रीज़न है यूसुफ भाई कि मैं इसके ज़रिए अपने लोगों से मिलूं, जैसे मैं आपसे मिल रहा हूं अभी। कितनी पुरानी मेरी आपके साथ में यादें हैं या कनेक्शंस है, सब बातें हम लोग ने करी, चाहे वो मिस इंडिया की हो, चाहे वो एरोस्टेस की हो, चाहे वो कास्टिंग, क्रिएटिव हेड एंड बिकम अ डायरेक्टर इन अभाया एंड ऑल। तो ऐसे मेरे और भी जो लोग हैं उन सबसे मैं इस चैनल के थ्रू मिलना चाहता हूं। जैसे मैंने आपसे बात करी वैसे मैं बात करना भी चाहता हूं। एवरीवन के आपको आज का हमारा जो भी कन्वर्सेशन था यूसुफ भाई के साथ में वो अच्छा लगा होगा। जो भी हम लोग ने बात करी वो दिल से ही करी है। जो
आपके दिल तक पहुंची होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग RDG Connect. See you soon, next episode. Thank you.